चलिए हम लोग पढ़ना आरंभ करते हैं। हम लोग यहाँ साहित्य के बारे में अध्ययन करेंगे और साहित्य ही हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था। स्क्रीन शेयर है आप सभी को? शेयर है सर। हाँ, ठीक है। चलिए, अब देखिए साहित्य हम लोगों ने जब पढ़ना आरंभ किया और साहित्य से ही हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि उस दिन का क्लास रिकॉर्डिंग नहीं हुआ तो यहीं से थोड़ा सा मैं परिचय देते हुए चलूंगा। पेपर वन का आपका यूनिट तीसरा और चौथा साहित्य के बारे में लगा हुआ है और इसका जो आपका पाठ्यक्रम लगा हुआ है वो पाठ्यक्रम ये लिखा है। ये 11 पॉइंट आपके लिए लगे हुए हैं। पहला लगा है संस्कृत साहित्य का इतिहास, दूसरा है संस्कृत साहित्य आलोचनाओं की प्रमुख युक्तियां, रामायण महाभारत साहित्यिक विधाओं का उद्भव, जिसमें से रूपक, दस रूपक, कथा, आख्यायिका, चंपू, खंड काव्य, मुक्तक काव्य, ये हो गया। अब इसके हम लोगों को जब पढ़ना है तो उसको 3 भागों में बाँट बाँट करके ही पढ़ेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले हम 2 पॉइंटों के सिलेबस को समझेंगे और फिर उसी को समझते हुए हम इस यूनिट में आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर जो सबसे पहले समझना है वो 2 चीज़ों को लेकर के चलेंगे, ये वाला पोर्शन। संस्कृत साहित्य का इतिहास और साहित्यिक आलोचना की प्रमुख युक्तियां। अब ये तो इतना शॉर्ट में लिखा है, मैंने आपको समझाया। अब इससे कैसे समझोगे, क्वेश्चंस कैसे बनेंगे? तो आपको जाना चाहिए पीवाईक्यू क्यू। जब आप पीवाईक्यू की ओर जाते हो तो समझ में आता है कि इस पोर्शन को कवर करने के लिए साहित्यिक आलोचनाओं की प्रमुख युक्तियां, इसके लिए आपको क्या पढ़ना है? तो साहित्य के इतिहास को जानने के लिए मूलतः 2 लोगों के विषय में पढ़ना पड़ेगा और उसी की हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। मैं बता रहा था आपको कि एक तो आपको पढ़ना पड़ेगा काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश किसका ग्रंथ है बोलो? मम्मट। मम्मट का। ठीक है, मम्मट का है। किस सदी के हैं वे कवि हैं? तो 11वीं सदी के विद्वान हैं, काव्य शास्त्री। साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ हैं और विश्वनाथ 14वीं सदी के काव्य शास्त्री हैं। देखो, कवि और काव्य शास्त्री में थोड़ा सा अंतर होता है। तो आप काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पणकार को काव्य शास्त्री के रूप में जानेंगे, ठीक है? और कालिदास माघ हर्ष आदि कवि के रूप में जानेंगे, ठीक है? काव्य में क्या विशेषताएं होंगी उन पर चर्चा करने वाले ये काव्य शास्त्री होते हैं और जो कवि हैं वो काव्य लिखने वाले होते हैं, ठीक है? एक व्यक्ति काव्य शास्त्री और कवि दोनों भी हो सकता है, ठीक है? अब देखो, अब हमने आपको ये समझाएंगे कि संस्कृत साहित्य का इतिहास और आलोचनात्मक प्रवृत्तियां, इन दोनों को जब हम लोगों को पढ़ना है, अध्ययन करना है, तो इसमें से संस्कृत साहित्य आलोचना की प्रमुख युक्तियों में हम लोगों को काव्य प्रकाश मम्मट का पढ़ना है और मम्मट के काव्य प्रकाश के कुछ विषयों को अध्ययन करना है। ऐसा क्यों करना है, ध्यान से समझो। यहीं से आपके क्वेश्चंस आएंगे और काव्य शास्त्र के विषय में जो एक जानकारी है वो सबसे प्रमाणिक जानकारी के रूप में काव्य प्रकाश ही सबसे पहला ग्रंथ निकल करके आया, जो आया 11वीं सदी में, ठीक है? अब इस काव्य प्रकाश जो ग्रंथ है इसमें 10 चैप्टर है, ठीक है? 10 चैप्टर हैं, लेकिन यहाँ चैप्टर को चैप्टर ना कह के उल्लास कहा जाता है। तो 10 उल्लास है। फर्स्ट उल्लास, सेकंड उल्लास, थर्ड उल्लास, ऐसा ही नाम है उसका। प्रथम उल्लास, द्वितीय उल्लास, तृतीय उल्लास, चतुर्थ उल्लास। इस तरीके से इन्होंने क्या किया है, प्रत्येक उल्लास में कुछ विषयों का वर्णन किया है और उन विषयों में से ही आपके पेपर में आते हैं कुछ कुछ। जैसे कि आपके पेपर में जो इस यूनिट को लेकर के आएगा, इसका आप लोग एक भी बात ये भी समझो कि संस्कृत साहित्य की आलोचना की प्रमुख युक्तियां, ऐसा क्यों लिखा है, समझो। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर काव्य शास्त्र के क्या नियम होने चाहिए, इस संदर्भ में सभी का क्या है, अलग अलग मत है, जिसे हम अच्छी भाषा में कहेंगे मत में भिन्न है। यानी कि काव्य के प्रयोजन क्या होंगे, इसके बारे में विश्वनाथ का अपना मत है, ठीक है? बम्मट का अपना मत है, भरत मुनि का अपना मत है। ऐसे लोगों के अलग अलग मत है। जब मत अलग अलग होते हैं तो एक दूसरे के आलोचना भी करते हैं कि भाई इसका मत ठीक नहीं है, मेरा मत ठीक है। तो ये आलोचना होती है यहाँ पर। जहां पर आप समझोगे किसी भी चीज में मत विभिन्नता होगी, वहां पर आलोचना आ ही जाएगी। क्यों? क्योंकि तब तो आप दूसरे से भिन्न कुछ कहोगे तो आ ही जाएगा ऐसा।
लेकिन यहाँ पर जो बेहतर स्वरूप में जब दिया गया ये, तो एक काव्य प्रकाश में दिया गया। काव्य प्रकाश में जैसे अब काव्य प्रकाश का को ही आधार बना करके हम लोगों को यहाँ पढ़ना है, ठीक है। अब ध्यान रखो, आपके पेपर में भी आता है, वो यहीं से आता है। लेकिन क्या करेंगे, जब हम इसके काव्य के प्रयोजन जैसे पढ़ रहे होंगे, काव्य के लक्षण पढ़ रहे होंगे, काव्य के हेतु पढ़ रहे होंगे, काव्य के भेद पढ़ रहे होंगे, तब हम केवल एक कवि के बारे में नहीं पढ़ेंगे कि मम्मट ने क्या कहा काव्य के प्रयोजन के बारे में, या विश्वनाथ ने। हम दो तीन कवियों के बारे में भी पढ़ेंगे कि दो तीन कवियों ने क्या कहा, ठीक है। काव्य प्रयोजन के बारे में, काव्य के लक्षण के बारे में, काव्य के हेतु के बारे में, काव्य के वेद के बारे में। अब आप समझ ये कहोगे सर ये काव्य के हेतु, काव्य के प्रयोजन, काव्य के लक्षण ये सब पढ़ना क्यों है, ठीक है। थोड़ा सा ये है, तो इसको भी हम थोड़ा सा समझाते हैं। ध्यान रखो, एक तो इसलिए पढ़ना है क्योंकि आपके पेपर में आना है, सबसे बड़ा कारण, ठीक है। दूसरा समझो, काव्य है क्या, काव्य क्या है। तो काव्य की एक सामान्य परिभाषा सबसे सरल है, जो आप सबको याद रख लेनी चाहिए। कवेह कर्म काव्यम। हालांकि सब लोग अपनी बात कहेंगे, लेकिन ये कॉमन परिभाषा है कि कवि जो लिखता है, जो कर्म करता है, वो कोई भी कर्म करे वो काव्य। यानी कि कोई लिख रहा है उद्देश्य से, चाहे वो चंपू काव्य लिखे, चाहे गद्य काव्य लिखे, चाहे पद्य काव्य लिखे, चाहे नाटक लिखे, यानी कि कवि कुछ भी लिखे, कवि है कर्म काव्यम, कवि का कर्म ही काव्य लिखना है, ठीक है। समझ में आया, कवि है कर्म काव्यम। अब बात ये आती है, काव्य मतलब क्या। तो काव्य मतलब एक ग्रंथ। काव्य मतलब क्या, सरल भाषा में बोलो, एक ग्रंथ। एक ग्रंथ यानी कि एक पुस्तक। एक पुस्तक क्यों लिखना है भाई, कोई पुस्तक आप लिख रहे हो तो कुछ ना कुछ तो आपका प्रयोजन होगा, युक्ति जी। जैसे आप मान लीजिए एक नोट्स बना रहे हो स्मृति युक्ति जी, संस्कृत ऑप्शन का, तो कुछ तो उसका प्रयोजन होगा ना, कि ऐसा काम क्यों, नीति आयोग क्यों, योजना आयोग क्यों। तो इस संसार में प्रत्येक चीज का एक प्रयोजन है मेरे भाई। तो वो प्रयोजन क्या है ग्रंथ का। और सबसे पहली बात तो ये काव्य क्या है, और काव्य क्या है, इसी को कहने में तो काव्य के लक्षण आते। लक्षण मतलब उसकी परिभाषा। संस्कृत में लक्षण का मतलब होता है परिभाषा, डेफिनेशन। व्हाट इज काव्य, काव्य क्या है। भरत मुनि किसे काव्य कहते, काव्य क्या है। विश्वनाथ कहते हैं वाक्यम रसात्मकम काव्यम। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये किसका कथन है बोलो। विश्वनाथ जी का। हाँ, आप लोग क्या मुझे मम्मट का काव्य लक्षण बता सकते हैं। उस दिन पढ़ा था पीवाईक्यू में, कोई बात नहीं। तद अदोसौ शब्दार्थौ सगुणावलंकृति पुनः क्वापी। सुनाइए, कभी सुना भर है कि नहीं सुना। जी, अब ये दोनों के काव्य लक्षण है। तो मम्मट कह रहे कि रसात्मक वाक्य ही काव्य है। तो एक आपको पढ़ना है काव्य क्या है, मतलब कोई काव्य शास्त्र का, जब आप असामान्य परिचय जान रहे हो, आपकी यूपीएससी में क्या लिखा है, काव्य शास्त्र का सामान्य परिचय। वो लिखा भले नहीं है डायरेक्ट तौर पर आप सर कह रहे हैं तो ये बात मानो कि वो यही लिखा है, काव्य शास्त्र का सामान्य परिचय। जैसे संस्कृत साहित्य का जब उसने इतिहास लिख दिया, इसका मतलब ही होता है कि संस्कृत साहित्य का इतिहास। फिर उसने कहा साहित्यिक आलोचना की प्रमुख युक्तियां। संस्कृत आलोचना का मतलब यह है कि संस्कृत में जो काव्य शास्त्र है उसमें क्या आलोचनाएं करती है परस्पर, उसके मूल मूल विषय क्या है वो बताओ, ये पूछना चाह रहा। अब तो यहाँ पर आपको काव्य क्या है, काव्य के लक्षण, काव्य क्यों लिखना है मेरे भाई, क्यों लिखना है, प्रयोजन क्या है। दूसरा, काव्य कैसे लिखेंगे, यानी कि योग्यता क्या है काव्य लिखने की, और योग्यता को ही यहाँ पर हेतु नाम से दिखाया जाएगा कि काव्य के हेतु क्या है, कारण क्या है, कैसे लिख, कौन लिखेगा, कौन लिख पाएगा, यानी कि स्किल्स क्या है, कला क्या है काव्य को लिखने की, क्या कलाएं होनी चाहिए तभी आप काव्य लिख पाओगे, उसे हेतु कहते हैं। फिर ठीक है, आपने काव्य लिखा तो कितने प्रकार का काव्य,
उसे कहते हैं काव्य का भेद। क्या कहते हैं बोलो? काव्य के भेद। तो सबसे पहला क्या? काव्य क्या है, ये जानना है कि काव्य क्या है। तो अभी हाल ये बात जानो कि कोई भी किताब लिख रहा है कवि, वही काव्य है। कवि है कर्म काव्यम। फिर हम सबकी परिभाषाएं देखेंगे और पढ़ेंगे कि काव्य के लक्षण क्या है। दूसरी, काव्य क्यों लिखना है, प्रयोजन क्या है। फिर काव्य के हेतु क्या है, कि शक्ति, निपुणता और अभ्यास। काव्य के प्रकार क्या है, कैसे कहेंगे ये काव्य उससे श्रेष्ठ है, ये काव्य इससे अधम है। तो ये डिसाइड किसने किया कि काव्य के प्रयोजन क्या है, क्या कैसा है। तो इनके बारे में विस्तृत चर्चा किया काव्य प्रकाश में मम्मट ने, कि काव्य के भेद क्या है, काव्य के प्रयोजन क्या है, काव्य के लक्षण क्या है। इन सभी पर किसने किया बात? मम्मट ने। केवल इतना ही नहीं है, और भी चीजें हैं, उनका भी वर्णन मम्मट ने किया है। लेकिन आपके पेपर में और जितनी चीजें रहेंगी मैं उतनी की बातें करते हुए आगे चलूंगा। अब देखो आगे, एक मिनट के, ठीक है। अब देखो, तो इस तरीके से इतना आपको समझ में आया। इसके अलावा भी और कवियों ने कहा, जैसे विश्वनाथ ने, तो उनका बारे में थोड़ी सी चर्चा करते चलेंगे। अब देखो यहाँ, तो इतना समझ में आया। अब आगे चलते हैं। काव्य प्रकाश में कितने उल्लास हैं बोलो? 10 उल्लास। 10 उल्लास हैं, वो 10 में अपने अपने विषय वर्णित हैं। जैसे कि काव्य प्रकाश में 10 उल्लास हैं। तो सबसे पहली बात आपको इतनी इंफॉर्मेशन ध्यान रखनी है कि मम्मट का ग्रंथ, कि मम्मट का जन्म किस सदी में हुआ है बोलो? 11वीं सदी। मम्मट के ग्रंथ का नाम क्या है? काव्य प्रकाश। इसमें कितने उल्लास हैं? 10। ठीक है। और इसके 10 उल्लासों में पहला जो चैप्टर है, पहला जो अध्याय है, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पहले भाग में क्या है बोलो? बताइए, प्रथम भाग में क्या है? दूसरे भाग में क्या है? नहीं है मालूम क्या आप लोगों को? युक्ति जी, स्मृति जी, अनिष्ठा जी, जीएस नहीं पढ़ रहे हो क्या? टेरिटरी सर, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। आपकी आवाज ही नहीं आ रही, हेलो। बोलिए। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। आपकी तो आवाज बहुत कम आ रही युक्ति जी, अभी अच्छी आ रही थी। हेलो। हाँ हाँ, अब आ रही है, बोलिए। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। वेरी गुड। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, भाग 1 में है। भाग 2 में क्या है? सिटीजनशिप। नागरिकता से संबंधित प्रावधान। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। ठीक है, इस तरीके से संबंधित है। आर्टिकल 1 to 4, 5 से 11, 12 से, है ना, 35। अब देखो यहाँ पर, तो ये सब चलता रहता है। ऐसे ही प्रथम उल्लास में क्या क्या बातें की है मम्मट ने अपने, तो इन्होंने बताया काव्य के प्रयोजन क्या है, काव्य के लक्षण क्या है, यानी कि डेफिनेशंस काव्य की। लक्षण का मतलब डेफिनेशन, यानी कि काव्य क्या है, उसकी विषय परिभाषा। फिर काव्य के हेतु, यानी कि काव्य कौन लिख सकता है। और काव्य के भेद, यानी कितने टाइप का काव्य होता है, प्रकार। लेकिन देखकर ध्यान रखना, काव्य के भेद को आप यूपीएससी का आंसर लिखते समय भेद ही कहेंगे, प्रकार नहीं कहेंगे। समझ पा रहे हो ना युक्ति जी, अनिष्ठा जी? बस समझने के लिए जान के रखो कि भेद मतलब उसके प्रकार, 3 प्रकार हैं काव्य के। काव्य के हेतु मतलब काव्य के योग्यता है काव्य लिखने की, जैसे शक्ति, निपुणता और अभ्यास, 3 ही है यहाँ पर। काव्य के प्रयोजन कितने हैं? 6 काव्य के प्रयोजन है मम्मट के अकॉर्डिंग। अब देखो, अब आपको पेपर में क्या कहना पड़ेगा, आपको पेपर में ये ध्यान रखना है कि काव्य के प्रयोजन किस उल्लास में बोलो? प्रथम में। काव्य के लक्षण, काव्य के हेतु और काव्य के भेद, ये 4 क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाते हैं, और ये चारों प्रथम उल्लास में। समझ पा रहे हो जी बात? हाँ सर। अब इंट्रो कैसे लिखोगे पेपर में, समझ लीजिए, कल आंसर लिख के आना पड़ेगा जो आज मैं बता रहा हूँ।
मम्मट द्वारा 11वीं सदी में काव्य प्रकाश नामक एक काव्य शास्त्रीय सुप्रसिद्ध ग्रंथ लिखा गया, जिसमें उन्होंने 10 उल्लासों में काव्य के विविध आयामों को वर्णित किया या सन्निहित किया, जिसके प्रथम उल्लास में काव्य के प्रयोजन, काव्य के लक्षण, काव्य के हेतु तथा काव्य के भेद की विस्तृत परिचर्चा की। फिर आपको जो पेपर में पूछा जाए वो उसको मूल हेडिंग डालना है कि काव्य के प्रयोजन, काव्य के हेतु, काव्य के लक्षण, काव्य के भेद। समझ पाए मुक्ति जी मेरी बात? मैंने क्या कहा? इंट्रो। आप लोग सोच रहे होंगे इतना इन्फॉर्मेशन क्यों रटा रहे हैं, मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन की क्या जरूरत है सर? इसलिए जरूरत है क्योंकि इंट्रो लिखने के लिए डायरेक्ट यहीं से लिख दो तो भटकना नहीं पड़ेगा, दिमाग में एक बना के रखो इंट्रो, कि चारों क्वेश्चनों को एक ही इंट्रो दे दोगे आप। दूसरे टाइप का भी इंट्रो लिखना मैं बता दूंगा। ये मैंने बताया आपको तथ्य से इंट्रोडक्शन देना, फैक्ट से। कि आपको किसी चीज का फैक्ट 3 से 4 फैक्ट याद है तो आप अच्छा सा इंट्रो रख सकते हो। कि काव्य शास्त्री मम्मट द्वारा 11वीं सदी में अपने काव्य प्रकाश में काव्य के प्रयोजनों की विस्तृत चर्चा की गई। काव्य के प्रयोजन से सुंदर आशय यह है। समझ पा रहे हो मेरी बात? अब आपको काव्य के प्रयोजन का जो मैंने इंट्रो बताया वो आपको लिख के लाना है। कल मैं आपको इसका दे भी दूंगा लिखा हुआ तो कैसा है। आगे चलते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आया। तो प्रथम उल्लास में क्या क्या है ये याद रखोगे कि नहीं रखोगे? अब आप ये बात ध्यान रखो, यदि आप ऐसा लिखते हो कि प्रथम उल्लास में ये का वर्णन किया है, इसका मतलब यूपीएससी वाला ये जानेगा कि इस विद्यार्थी ने काव्य प्रकाश पढ़ा है, तब तो इसे पता है कि प्रथम उल्लास में ये। समझ पा रहे हो मेरी बात? क्योंकि आप स्रोत बता रहे हो भाई काव्य के प्रयोजन के साथ। अब दूसरा इंट्रोडक्शन क्या लिखोगे वो अभी आपको मैं पढ़ाते समय बताऊंगा। दूसरे उल्लास में इन्होंने क्या किया है, शब्द शक्ति की चर्चा की है। शब्द शक्ति 3 प्रकार की, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। कैसी होती है? अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा वो होती है जो सीधे सीधे अर्थ निकालती है। अभी मैं इसकी परिभाषा नहीं बता रहा हूँ, अभिधा की परिभाषा है एक काव्य प्रकाश में, लक्षणा की परिभाषा है, व्यंजना की परिभाषा है। मैं परिभाषा नहीं बता रहा हूँ, हिंदी में समझा रहा हूँ, समझ लो। अभिधा वो होता है जिसका सीधा सीधा अर्थ निकलता है। जैसे मैंने कहा पानी लाओ, तो इसका अर्थ यही है कि पानी लाओ और कोई अर्थ नहीं है। तो ये होगा अभिधा परक अर्थ, कि जो लिखा है। जैसे मैं कहूं मैं पंखे पर रहूं, इसका मतलब मैं पंखे पर ही हूं। ऐसा पंखा है, उस पंखे पर है ऊपर। तो सीधा सीधा जो शाब्दिक अर्थ होता है वही अभिधा परक अर्थ है। लेकिन लक्षणा परक अर्थ वो अर्थ कहलाता है जो थोड़ा सा अंतर होता है और जो सीधा सीधा नहीं होता है। यानी कि शाब्दिक अर्थ कुछ और निकलेगा, लेकिन उसी से संबंधित आप दूसरा अर्थ ले लेंगे। जैसे युक्ति जी कहेंगे कि सर मैं ऊपर आ रही हूँ और आप मुझे कहाँ पर रहते हैं मुझे ये बताइए। तो मैं कहूंगा स्टेशन पर ही रहता हूँ, आप आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, इतना कोई एड्रेस में एड्रेस की जरूरत नहीं है, लोकेशन की, स्टेशन पर ही रहता हूँ। तो आप लोग मुझे बताइए, क्या मैं स्टेशन पर रह सकता हूँ? शाब्दिक अर्थ बताइए युक्ति जी, स्टेशन पर रहूंगा क्या मैं? नहीं सर। मैं रहूंगा कहाँ पर? स्टेशन के समीप में, निकट में, जस्ट पास में। तो देखो लक्षणा अर्थ यही है कि वो मुख्य अर्थ से तो संबंधित होता है लेकिन थोड़ा सा अलग होता है। जैसे हम कह रहे हैं कि कहाँ रहते हो, बोलो यार गंगा में रहते हैं। कोई गंगा में रहेगा नहीं, फिर कहाँ रहेगा? गंगा के तट पर रहता है। तो गंगा में रहता है, गंगायाम घोषा, गंगा में घर है, इसकी जगह पर आ जाएगा गंगा तटे घोषा। ये समझना पड़ेगा लक्षणा परक अर्थ। तो लक्षणा परक अर्थ वो होता है जो सीधे सीधे, जैसे आप कहोगे गर्मी लग रही, चलो पंखे पर चलते हैं, क्या पंखे पर चलोगे? जैसे आप कहो
चलो यार यहाँ पंखा नहीं चल रहा है, लाइट में चलते हैं, तो लाइट पर जाकर के आप चलोगे बिजली में? नहीं चलोगे। फिर लाइट में क्यों चल रहे हो? कहो कमरे में चलेंगे फिर वहां बिजली होगी, लेकिन आप कह रहे हो लाइट में चलते हैं। लाइट में चलने का मतलब करंट पर घूमोगे? नहीं। तो इस लक्षणा पर अर्थ लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। और तीसरा होता है व्यंजना पर अर्थ, जिसमें कह कुछ और रहे होते हैं, अर्थ कुछ और निकल रहा होता है, या फिर अर्थ हम सीधे तौर पर नहीं कह रहे होते। जैसे मैं कहूंगा मुझे प्यास लगी हुई थी, तो मैं कहूंगा कि मैं यहाँ रहता हूँ, बैठा हूँ कब से, मुझे कोई पानी नहीं दे रहा है। मैंने क्या कहा? मैं यहाँ कब से बैठा हूँ, मुझे कोई पानी ही नहीं दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि मुझे पानी दो। समझ पा रहे हो युक्ति जी? यही है कि नहीं है? हाँ सर यही है। हाँ, तो ये है व्यंजना, जहां पर मैं कह रहा हूँ कि कह कुछ और रहा हूँ, मतलब सेंटेंस का वो अर्थ ही नहीं निकल रहा है, लेकिन जबकि भाव क्या है वही। ये वाली बात यहाँ अभिधा लक्षण व्यंजना होती है। तीनों को बहुत डिटेल्स में पढ़ना है, इनके प्रकार पढ़ना है डिटेल्स में। तो इनके प्रकार पढ़ने हैं, ये सब तीनों की चर्चा किस उल्लास में है? वो लोग काव्य प्रकाश के द्वितीय उल्लास। द्वितीय उल्लास में। अब इंट्रोडक्शन क्या लिखोगे आप? कि महाकाव्य शास्त्री मम्मट द्वारा 11वीं सदी में अपने काव्य प्रकाश के दस उल्लासों में से द्वितीय उल्लास में शब्द शक्ति की विस्तृत चर्चा की गई, जिसमें अभिधा लक्षण और व्यंजना के भेदोपभेदों का विस्तृत वर्णन किया गया है। समझ पा रहे हो? टू द पॉइंट बात, इधर उधर की बात ही नहीं। समझ में आ रहा? तथ्यों से स्टार्ट कर रहे हो। जब आपको तथ्यों से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, तब आप डेफिनेशन से भी स्टार्ट कर सकते हो, जैसे कि शब्द शक्ति क्या है, इसी को बताते हुए काव्य के प्रयोजन क्या होते हैं, काव्य के लक्षण क्या होते हैं, काव्य के हेतु क्या होते हैं। लेकिन मैं कहूंगा थोड़ा सा तथ्य भी देकर के करेंगे, तो दूसरे पॉइंट में आप परिभाषा बताएंगे उसकी, तो भी अच्छा रहेगा, क्योंकि 3 पेज आपको मिल रहे हैं। हाँ, यदि 2 पेज का रहे तब तो डायरेक्ट लिखिएगा कि शब्द शक्ति 3 प्रकार, काव्य प्रकाश में शब्द शक्ति 3 प्रकार की चर्चा की गई है, इसमें अभिधा लक्षण और व्यंजना है। समझ पा रहे हो? जितने कम शब्दों का उतनी टू द पॉइंट बात, और थोड़ा सा ज्यादा रहे शब्द तो ठीक है, थोड़ा सा इंट्रो अच्छा दे दो। अब देखो, जो व्यंजना है इसी में से शाब्दी व्यंजना होती है और आर्थी व्यंजना होती है। व्यंजना के 2 भेद होते हैं, तो आर्थी व्यंजना का और उसके भेदों का तीसरे उल्लास में वर्णन है, ठीक है। ऐसे ही काव्य के भेदों का चतुर्थ उल्लास में वर्णन है। काव्य के भेद यानी कि काव्य कितने प्रकार के, उत्तम काव्य, मध्यम काव्य और अधम काव्य। उत्तम काव्य को कहते हैं ध्वनि काव्य, मध्यम काव्य को कहते हैं गुणीभूत व्यंग काव्य, और अधम काव्य को कहते हैं चित्र काव्य, जिसमें शब्द चित्र और अर्थ चित्र होता है। तो ये तो शॉर्ट में बता दिया मैंने। तो काव्य के भेद चतुर्थ उल्लास में, बस 4 ही उल्लास, इसके बाद 5वें, 6वें, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें में भी है, लेकिन आपको इसके आगे का पूछा नहीं जाता है। लेकिन आप कहोगे सर पूछा जाता है और पढ़ना है, तो मैं आपको बताऊं, आप मेरा यूजीसी वाला लेक्चर्स पढ़ लीजिएगा, और उसमें मैंने सब कुछ पढ़ाया है, इसके आगे का भी। वहां तो मैंने काव्य प्रकाश का मंगलाचरण पढ़ाते हुए, मतलब तो किताब से ही की एक एक चीज को लेकर के पढ़ाया डिटेल्स में। लेकिन चूंकि यूपीएससी के लिए यदि हम मम्मट की काव्य प्रकाश लेकर के चलेंगे अगर, तो 15 लेक्चर केवल काव्य प्रकाश पर हो जाएंगे। समझ पा रहे हो मेरी बात? वहां तो शब्द अलंकार, अर्थालंकार अलग अलग पढ़ाया है, ठीक है। शब्द अलंकार 6, अर्थालंकार और मतलब 63 है, 63 का 61 है, टोटल 67 अलंकार मम्मट ने माने हैं। तो इतना सब तो आपको पढ़ना नहीं है, आपको उतना ही पढ़ना है पेपर में जितना आता है। बस आपका जो ये वाला पॉइंट लिखा है संस्कृत साहित्य आलोचना की प्रमुख युक्तियां, उसमें आपको इतना ही टॉपिक्स कवर करने। शब्द शक्ति किस उल्लास में है बोलो? द्वितीय उल्लास में। काव्य के भेद किस उल्लास में है? चतुर्थ उल्लास में। काव्य के भेद
हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, काव्य के भेद यहाँ पर इन्होंने चर्चा नहीं की है प्रथम उल्लास में डिटेल्स में। इन्होंने चतुर्थ उल्लास में यहाँ तो केवल नाम बता दिया है और डिटेल्स में चर्चा की है इन्होंने चतुर्थ उल्लास में। समझ पा रहे हो? तो आप चतुर्थ उल्लास ही कहेंगे। समझ में आ रहा है युक्ति जी? हाँ सर। यहीं पर उन्होंने डिटेल्स में चर्चा की है, तो यही आप कहेंगे काव्य के भेद को चतुर्थ उल्लास में बताया है। ये बस आपको इतना याद रखना है काव्य प्रकाश के, मम्मट के काव्य प्रकाश। अब देखो, इसके अलावा आपको षड संप्रदाय लगा है, ये पार्ट 2 में इसके में पढ़ेंगे। अभी तक आप केवल इसमें संस्कृत साहित्य की आलोचना की प्रमुख युक्तियों में इतनी ही चीजें लेकर के चलना है। अब आप देख लीजिए इसके क्वेश्चन एक बार। हमने केवल यहाँ पर काव्य शास्त्र का जो प्रथम भाग लिया, जिसमें काव्य प्रकाश में मम्मट और साहित्य दर्पण विश्वनाथकार की जो अभी बातें की, सिलेबस जितना समझा बस उतने ही क्वेश्चंस को लिखा। इसमें षड संप्रदाय शामिल नहीं किए, क्योंकि षड संप्रदाय इसके अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, मतलब इस पार्ट के होने के बाद स्टार्ट करेंगे और उसी में क्वेश्चंस लाएंगे। आप लोगों ने इस तरीके से टॉपिक्स वाइज क्वेश्चंस नहीं लिखे, इसलिए मुझे लिखने पड़े। आप लोग लिख रहे थे तो मैं नहीं लिखता। 2013 में क्वेश्चन आया, संस्कृत काव्य शास्त्र में स्वीकृत काव्य के प्रयोजनों को लेकर के 400 शब्दों में बताइए। तो देखिए काव्य के प्रयोजन से क्वेश्चन आया। 2014 क्वेश्चन नंबर 3B में देखिए आप, पूछा गया कि संस्कृत काव्य शास्त्रेषु प्रतिपादितम काव्य लक्षणम सो उदाहरणम विवेच्यताम। काव्य के लक्षण पूछा गया, लेकिन आप ये देखो इसमें मम्मट लिख के नहीं दे रहा है। समझ पा रहे हो? हाँ, आनंदवर्धन, मम्मट, विश्वनाथ और पंडितराज जगन्नाथ। आनंदवर्धन 8वीं सदी के हैं, मम्मट 11वीं के हैं, विश्वनाथ 14वीं के हैं, जगन्नाथ 17वीं के। इतना डिटेल्स में तथ्य याद नहीं रखना, ये सब जीआरएफ वालों को याद रखने पड़ते, जो जीआरएफ वगैरह पढ़ती हैं या पढ़ाती हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आपने देखा कि आनंदवर्धन, मम्मट, विश्वनाथ, पंडितराज जगन्नाथेषु कस्य काव्य लक्षण, इनके काव्य लक्षण क्या है, इनकी काव्य की परिभाषा क्या दी है, डेफिनेशन। जैसे कि मम्मट ने दी थी, मैंने बताई थी, तद अदोषौ शब्दार्थौ सगुणावन अलंकृतौ पुनः क्वापि। विश्वनाथ ने दी है वाक्यम रसात्मकम काव्यम, है ना। आनंदवर्धन ने कहा काव्यस्य आत्मा ध्वनि ही। समझ में आ रहा? इस तरीके से सब ने क्या कहा है वो आपको ध्यान रखना है। फिर कह रहा है काव्य लक्षणम समीचीनम, इनमें से किसका काव्य लक्षण समीचीन है, अच्छा सही है। कस्य काव्य लक्षणम समीचीनम, त्वन्मतानुसारेण, तुम्हारे मतानुसार, कस्य तत्र हेतु, और उसका हेतु क्या है। मतलब ये बताओ कि तुम्हें किसका अच्छा लग रहा है और उसका कारण क्या है, ये पूछना चाह रहा है। आगे देखो, 2016 में डायरेक्ट तौर पर विश्वनाथ का लक्षण दिया काव्य का और पूछ लिया आपसे कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम अस्य भावार्थ, इसका भावार्थ लिखिए। देखो शब्दार्थ नहीं पूछा, समझ पा रहे हो ना। शब्दार्थ तो इसका इतना सही होगा कि रसात्मक वाक्य को काव्य कहते हैं, लेकिन इसका भाव क्या है वो पूछा। और जो भावार्थ होता है वही तो व्यंजना शब्द शक्ति होती है। समझ पा रहे हो ना? भाव समझो। सोपत्तिकम सो उदाहरणम विशदीकरणीय। अब आपको ये बात समझ में आ रही है विश्वनाथ का लक्षण क्यों पूछा? क्योंकि विश्वनाथ का इसलिए लक्षण पूछा क्योंकि दो ही विधि व्यक्ति प्रसिद्ध हैं। कौन कौन? मठ और विश्वनाथ। विश्वनाथ जी। अब विश्वनाथ का और मम्मट का क्यों पूछेगा? क्योंकि मम्मट की धुलाई की है विश्वनाथ। धुलाई का मतलब आलोचना। तब अदोषौ शब्दार्थौ सगुणावन अलंकृतौ पुनः क्वापि, यदि ये बात आपको लिखनी, इस वाक्य की विवेचना करनी पड़ेगी तो वहां आपको मम्मट आचार्य विश्वनाथ की बात करनी पड़ेगी। कैसे उन्होंने मम्मट के लक्षण को कट किया या आलोचना की, क्या आलोचना की, ये भी पढ़ना है। तो वाक्यम रसात्मकम काव्यम विश्वनाथ का लक्षण पूछ ही जाएगा यार, को यहाँ पर भी पूछा गया। आगे 2017 क्वेश्चन नंबर 2C में पूछा गया, क्या पूछा गया? संस्कृत काव्य शास्त्रे प्रतिपादितानि काव्य प्रयोजनानि विवेचयत, कि संस्कृत काव्य शास्त्र में प्रतिपादित काव्य के प्रयोजनों को वर्णन कीजिए। ठीक है, तो काव्य के क्या पूछा गया? प्रयोजन। आगे देखो
2017 क्वेश्चन नंबर 3 का सी पर पूछा गया, लक्षणा या स्वरूपम, लक्षणा के स्वरूप को बताइए, यानी कि लक्षण क्या है, और सो उदाहरण प्रतिपादित, उदाहरण सहित बताइए। 2019 क्वेश्चन नंबर 2 बी में पूछा गया, तद अदोषौ शब्दार्थौ सगुणावन अलंकृतौ पुनः क्वापि अस्य सो उदाहरणं व्याख्याकार्यः। अब आप समझो कि यदि आपको पता है कि मम्मट का वाक्य है तो आप डायरेक्ट एक बात कहते हुए स्टार्ट कर सकते हो, समझ में आ रहा है कि तद अदोषौ शब्दार्थौ सगुणावन अलंकृतौ पुनः क्वापि, यह महाकवि और 11वीं सदी में व्युत्पन्न काव्य शास्त्री मम्मटाचार्य ने अपने काव्य प्रकाश में कि प्रथम उल्लास में इसका विस्तृत वर्णन करते हुए, काव्य के लक्षण को उद्घाटित करते हुए, काव्य के लक्षणों के संदर्भ में विशिष्ट चर्चा की है, और जिसके संदर्भ में आप बताओ इनके लक्षण, जिनका लक्षण ये है, और फिर उसके बाद में आप डायरेक्ट लिख करके एक एक चीज को बताओ कि तद अदोषौ का मतलब क्या है, शब्दार्थौ का मतलब क्या है, सगुणा का मतलब क्या है, सगुणौ का मतलब क्या है, अनलंकृति का मतलब क्या है, समझ पा रहे हो? एक एक को डिटेल्स करो, उदाहरण देते जाओ साथ में, उसको उदाहरण व्याख्या कार्य, ये हो गया। अब देखो 2020 क्वेश्चन नंबर 3D का देखो, क्वेश्चन नंबर 3D में पूछा गया, व्यंजनायाः स्वरूपम सो उदाहरणम प्रतिपाद्यताम। यहाँ किसका स्वरूप पूछा था देखो, लक्षणा का, और यहाँ पर क्या पूछा, व्यंजना का। यहाँ पर देखिए 2020 संस्कृत काव्य शास्त्र विवेचितानि काव्य प्रयोजनानि विशदीयत, संस्कृत काव्य शास्त्र में विवेचित काव्य के प्रयोजनों का वर्णन कीजिए। अब देखो 2020 में पूछा, ये पहले पूछा जा चुका है, ये नहीं पूछा जा चुका है 2017 में, देख रहे हो युक्ति जी? हाँ सर। 2000 यहाँ पूछा जा चुका है 2001, और इससे पहले भी पूछा जा चुका है काव्य के प्रयोजन, 2013 में पूछा जा चुका है, 2013 में काव्य के प्रयोजन आ चुका है, 2017 में काव्य का प्रयोजन आ गया है, यहाँ पर 2020 में काव्य के प्रयोजन के बारे में पूछा जा चुका है कि संस्कृत काव्य शास्त्र विवेचनानि काव्य प्रयोजनानि। 2022 क्वेश्चन नंबर 3D में पूछा गया, लक्षणा कतिविधा, लक्षणा कितने प्रकार की होती है, तस्याह स्वरूपम, उसके स्वरूप को उदाहरण सहित प्रतिपादित करिए, सो उदाहरण प्रतिपाद्यता। अब लक्षण इससे पहले देखो पूछा जा चुका है, कब पूछा जा चुका है, 2017 का क्वेश्चन फिर कब रिपीटेड हुआ देखो, 2022 में। अब आप ये समझो, यदि पीवाईक्यूज के अकॉर्डिंग भी आप गति बहुत ठीक से चल लेते हो तो आपके काफी क्वेश्चंस ऐसा है कि ठीक ठीक हो जाएंगे, लेकिन पीवाईक्यूज को ही समझना और इस तरीके से जैसे मैंने कलेक्ट किया और आपको तरीका बताया, ऐसे कलेक्ट करने में भी तो समय लगता है, नहीं लगता है बताइए? फिर उसका कंटेंट तैयार करना है, ऐसा थोड़ी है कि केवल क्वेश्चंस लिख लिए हो गया काम। चलिए अब देखो 2022 क्वेश्चन नंबर 4C में पूछा गया कि संस्कृत काव्य शास्त्रे प्रतिपादिता काव्य हेतवः, काव्य के हेतु बताइए। अब देखो इससे पहले 2022 से पहले कभी काव्य के हेतु नहीं पूछा गया, पूछा गया क्या यहाँ पर कहीं, पूछा गया क्या, देखिए नहीं पूछा गया ना कहीं पर काव्य के हेतु नहीं, लेकिन यहाँ पूछा, क्यों? क्योंकि भाई काव्य के हेतु पूछे ना, प्रथम उल्लास में दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है काव्य के हेतु। काव्य के हेतु मतलब शक्ति, निपुणता और युक्ति जी अभ्यास, बताया था मैंने काव्य के हेतु कितने हैं, 3, शक्ति, निपुणता और अभ्यास। हालांकि और कवियों ने अपने अपने तरीके से बताए ना, तो उनकी भी बात करेंगे, लेकिन मूलतः एक व्यक्ति की बात करेंगे जो जिसको लेकर के अपन को मूल चलना है, वो कौन है? चलिए 2024 का तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3C में पूछा, व्यंजनायाः स्वरूपम सनिदर्शनम प्रतिपाद्यताम। देखो 2024 का जो क्वेश्चन है वो रिपीटेड है, क्या पूछा, व्यंजना का स्वरूप 2024 में पूछा, वही 2020 में पूछा था, ठीक है, तो जो 2020 में पूछा वही 2024 में पूछ लिया। व्यंजनायाः स्वरूपम सोदाहरणम प्रतिपाद्यताम, यहाँ लिखा व्यंजनायाः स्वरूपम सनिदर्शनम प्रतिपाद्यताम। 2024
2025 का क्वेश्चन नंबर 3C में पूछा गया, वाक्यम रसात्मकम काव्यम सो उदाहरणम बिंबिसत। ये भी पहले पूछा जा चुका है, देखो वाक्यम रसात्मक 2016 में वाक्यम रसात्मकम काव्यम। क्यों पूछ रहा है? क्योंकि विश्वनाथ, देखो 2025 का क्वेश्चन है, 2025-4 में पूछा गया काव्य के हेतु के विषय में निबंध लिखिए, काव्य हेतु विषय निबंधम रचयित, और ये कब पूछा गया? 2022 में। तो 2025 के जो दोनों क्वेश्चन हैं वो पीवाईक्यूज रिपीटेड है कि नहीं है, बोलो युक्ति जी? हाँ सर। हाँ, और ऐसे ही क्वेश्चन होंगे 2026 में जो आप लोग लिखोगे, 27 में, 28 में, यही सब रहेगा। तो इस तरीके से आपको टॉपिक्स वाइज पीवाईक्यू भी अपने नोट्स में लिख लेने हैं। लिखते जा रहे हो निष्ठा जी? समझ में आ रहा है कुछ तैयार करते? ऐसे ही दर्शन का काम करना है आपको। यस सर, समझ आ रहा है। हाँ, चलिए ये हुए क्वेश्चंस। तो इसके आधार पर क्या समझे और क्या जाने सर? ये समझे और ये जाने कि सबसे पहले हमें इस यूनिट के मामले में इतनी चीजें कवर कर लेनी है: काव्य के प्रयोजन, काव्य के लक्षण, काव्य के हेतु, काव्य के भेद। तो आज तक क्या नहीं पूछा? काव्य के भेद नहीं पूछा ना? पूछा क्या? नहीं पूछा। तो ये संभावित प्रश्न है कि ये पूछा जा सकता है। काव्य के भेद चतुर्थ उल्लास बाला, बाकी ये जो पूछ चुका है वो तो पूछ ही जाया जा सकता है। बाकी शब्द शक्ति में क्या क्या पूछ चुका है बताओ? लक्षण और व्यंजना तो पूछ चुका। अभिधा को नहीं पूछा है अभी तक, क्योंकि अभिधा में ज्यादा है भी नहीं वैसे भी तो क्या ही पूछेगा, सिर्फ लक्षण और व्यंजना ज्यादातर पूछ लेता है। हालांकि अभिधा और लक्षण व्यंजना तीनों तैयार करना है। तो इस तरीके से इतना हम लोगों को काव्य प्रकाश का पढ़ना है। आज हम लोग पढ़ेंगे काव्य के प्रयोजन के बारे में, जो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं। तो आज की क्लास में क्या पढ़ना है हम लोगों को, बोलो? काव्य के प्रयोजन। तो काव्य के प्रयोजनों से कब कब क्वेश्चन आ चुका है? एक बार, ठीक है, 2 बार, 3 बार, यानी कि पिछले 10-12 साल में कितने बार आ चुका है काव्य के प्रयोजनों से? 3 टाइम क्वेश्चन आ चुका है। अब आप ये आराम से आपका, लेकिन आया कब से नहीं है? ये कब से नहीं आया बोलो? 2020 के बाद से। इसका मतलब निकट भविष्य में आ सकता है, यानी कि आप मान के चलोगे हो सकता है 2026 में पूछ ले, 2027 में पूछ ले, पूछेगा इन दोनों वर्षों में एक ना एक वर्ष। क्यों? क्योंकि और तो सब पूछ चुका है, अब वो पूछेगा काव्य के प्रयोजन। समझ में आ रहा मेरी बात युक्ति? क्योंकि हर 4-5 साल में उसके पास क्वेश्चन है ही नहीं, उसको पूछने इतनी। चलिए, तो काव्य के प्रयोजन हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि टॉपिक्स ज्यादा नहीं है इसमें टॉपिक्स गिने चुने हैं, देख लीजिए इतने से ही पूछे जाएगा। अब देखो, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और 3 क्वेश्चन ये हो गया, 7 क्वेश्चन हो गया, एक ये हो गया। हाँ, मतलब 7 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है बोलो? 7 क्वेश्चन है इस मामले में। अब 7 क्वेश्चन का 7 पेज का नोट्स बना लेना शॉर्ट में आप लोग, है ना? अच्छा जी, आगे पीछे का पेज करके शॉर्ट में 7 पेज में ये सब कर लेना और अपना बना के रख लेना। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चिंता मत करो, अगले साल फिर आपको बुलाऊंगा। तो हम लोग काव्य के प्रयोजन आज पढ़ना स्टार्ट करते हैं। की राइटिंग अच्छी है कि नहीं है बताइए? युक्ति जी अच्छी है राइटिंग? हाँ सर। वेरी गुड। मेरी नहीं है, चलिए, हो ही नहीं सकती इतनी अच्छी। यूपीएससी वाली की इतना जमा करके लिखेगा यूपीएससी वाला, आपको लगता है? मेरी तो पढ़ने में भी दिक्कत। चलिए, अब हम आपको काव्य के प्रयोजन पढ़ाएंगे शोधार्थी विद्यार्थी के। और मुझे मतलब अच्छा लगा, मैं ये नोट्स आपको हिंदी मैंने अपने बना करके भी दे दिए, ये बात ये भी शॉर्ट में रिवीजन करवा दूंगा जो मेरे वाले नोट्स हैं, लेकिन मैं आपको पढ़ाता हूँ बहुत डिटेल्स में। क्योंकि जब आप 2013 का क्वेश्चंस देखो तो कितने अंक का पूछा गया है बोलो?
25 है 25 ना? कितने शब्दों में पूछा गया है? 400 शब्द। तो हम लोग 400 शब्दों ही में पढ़ेंगे, लेकिन अब आपसे इतना नहीं पूछा जाएगा। अब आपसे पूछा जाएगा मात्र कितना, 200 से 250 शब्द, यानी कि 250 शब्द के आसपास पूछा जाएगा आंसर इसको लिखने को, क्योंकि अब ऐसे नहीं आ रहा है। देखो ये लिखा भी है, जो 15 अंक का पूछा जा रहा है आपसे, आप ये मान के चलिए कि इसको आपको लिखना है। देखो यहाँ काव्य के प्रयोजन 15 अंक के पूछा गया, इसका मतलब 15 अंक का जहां पूछा जाए वहां आप 250 शब्द लिखेंगे, यानी कि 2.5 पेज से 3 पेज के आसपास। ठीक है, जहां पर 20 अंक का वहां 3.5 पेज, जहां पर 15 अंक का वहां पर 3 पेज, और जहां 10 अंक का वहां पर 2 पेज से 2.5 पेज के आसपास इतना आपको लिखना। अब हम आपको पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। देखो पीएचडी करने वाला विद्यार्थी पागल नहीं होता है, थोड़ा सा इनको देखते हैं और मैं आपको इनसे इनकी चीज को लेकर के चलेंगे और बताएंगे आपको, ठीक है, काव्य के प्रयोजन क्या है। सबसे पहली बात तो आप जानते हैं कि वो सब छोड़ो, आप खुद दिमाग लगाओ आप, कि आप इस संसार में कोई भी व्यक्ति है, तो कोई भी व्यक्ति क्या बिना प्रयोजन के कोई काम करेगा? जिसका कोई लाभ ना मिले ऐसा काम कोई करेगा क्या? नहीं करेगा। कोई ना कोई तो उसका उद्देश्य जरूर हो। जैसे कि आपका यूपीएससी करने का उद्देश्य क्या है युक्ति जी, बोलिए क्या उद्देश्य है? क्या? आईएएस। आईएएस क्यों बनना चाहती हो? आईएएस तो आपको मान लीजिए बना दिया, क्यों? क्यों बनना चाहती हो आईएएस, बोलो। कहने को तो सर समाज सेवा है। वेरी गुड। कहने को नहीं, आप यही कहोगे, इतना डर के कहोगे इंटरव्यू में, बोलो जन कल्याण। क्या कहोगे? जन कल्याण। सोशल वेलफेयर। इंग्लिश में कहना अच्छा लगता है, हिंदी में कहो तो हंसता है आदमी। जन कल्याण। जन कल्याण करने से आपको क्या मिलेगा? आप कहेगा हमारा नेता कैसा हो, हमारा आईएएस कैसा हो, युक्ति मित्तल जैसा हो। मित्तल ही है ना? हाँ सर। अच्छा ठीक। अब आप कहते हो ये आईएएस वो आईएएस, आप जीएस4 में आईएएसओ के नाम क्यों लिखते हो? इसने ये अच्छा कार्य किया, तो आपको इससे क्या मिलेगा? यश मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बोलो। जन कल्याण करने से क्या मिलता है? यश प्राप्ति होती है। यश प्राप्ति होती है। तो सच में यूपीएससी यश प्राप्ति के लिए ही करना चाहे, एक आपका प्रयोजन ये है। वरना आप जन कल्याण करने के लिए तो कुछ और भी कर सकते थे, टीचर भी बन सकते थे, डॉक्टर भी बन सकते थे, लेकिन टीचर और डॉक्टर को वो यश प्राप्त नहीं होता है। जो यश प्राप्त किसे होता है, बोलो? आईएएस अधिकारी। समाज इज्जत देता है, घुटने टेक देता है आईएएस को देखकर। ये सच्चाई है इस देश की और सभी जगह की, जो अच्छे। तो यश के लिए। दूसरा, यश तो ठीक है मिलेगा ही, और किस लिए? केवल यश मिल रहा होता तो एनजीओ खोल लेते आप। क्यों? पावर सर। आपको चाहिए पावर, यानी कि पावर मतलब क्या? पावर किस में होता है? यानी कि अर्थ, पैसे के लिए। दूसरा, पैसे में होता है पावर। सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्ति, यानी अर्थ के लिए। दूसरा क्या? पैसे के लिए। सच बताओ ना, आप लोग आईएएस क्यों करना चाह रहे हो? अर्थ के लिए और यश के लिए। इसके अलावा कोई तीसरा उद्देश्य ही नहीं आप लोगों का। यश के लिए और अर्थ के लिए। थोड़ा अच्छा काम कर देंगे तो आपको यश मिल जाएगा और पैसे मिल जाएंगे, यही है आपके लिए। तीसरा और क्या है? किसके लिए?
ये मूल होते हैं प्रयोजन। और भी क्या, और बताओ और क्या प्रयोजन हो सकते हैं आपके ग्रंथ। अब आ जाओ ग्रंथ लिखने पर। ग्रंथ लिखने के भी ये 2 प्रयोजन तो होंगे ही होंगे। अब तीसरा क्या होगा ग्रंथ लिखने का प्रयोजन? देखो, जब ग्रंथ लिखने जाओगे ना, तो ग्रंथ लिखने से आपको रिसर्च करना पड़ेगा युक्ति जी की, नहीं करना पड़ेगा। इसलिए तो कहा जाता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, JR। रिसर्च करोगे, और रिसर्च करोगे तो आपको व्यवहारिक ज्ञान होगा उस चीज का, कि नहीं होगा? प्रैक्टिकल बिल्कुल होगा। तो आप ग्रंथ लिखोगे तो उससे व्यवहारिक ज्ञान भी होगा, नॉलेज भी बढ़ेगा। जैसे आपकी UPSC सर पढ़ा रहे हैं, कल आप नोट्स बनाए तो वो नॉलेज होगा। तो व्यवहार विधि, व्यवहारिक ज्ञान के लिए, ज्ञान के लिए, और किस लिए चाहो, और भी उद्देश्य जिनकी चर्चा भी हम आपसे करेंगे। अब यही बात है तो उन्होंने कही है, मम्मट ने, लेकिन उससे पहले हम और भी बात कर लेते हैं। अब इनकी बातें समझ लेते हैं। इसके अलावा और भी ये 3 तो यही हो गया, यश से, अर्थकृते, व्यवहार विधि। आगे से वेतर छतये सद्यः परिनिवृत्तये कांता संमित तयोपदेशयोजे। चलिए इन मैम का पढ़ लेते हैं। डॉक्टर प्राची केसरी, संस्कृत विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। क्या कह रहे हैं? संस्कृत काव्य शास्त्र में काव्य प्रयोजन को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है, परंतु काव्य और काव्य प्रयोजन का तात्पर्य है, इसे स्पष्ट करते हुए कहा जाता है कि जगत के विभिन्न सुख दुख, आघात प्रत्याघात, सरस कटु अनुभवों से प्रेरणा पाकर गहन अनुभूतियों के क्षणों से निष्पन्न भावुक हृदय की अनूठी गद्य पद्यमयी रचना काव्य कहलाती है। अब ये आप डायरेक्ट अपने नोट्स में लिख सकते हो। समझ में आ रहा है? काव्य क्या है, तो आप यहां से स्टार्ट करो, नोट्स में लिख सकते हो। अच्छी भाषा लिखी है उस मैम ने, जो भी है। जगत के विभिन्न सुख दुख, आघात प्रत्याघात, सरस कटु अनुभवों से प्रेरणा पाकर। भाई कभी कोई ऐसे नहीं बनता है, कभी व्यक्ति तब बनता है जब वो खुल करके अपनी बात नहीं कह पा रहा है, फिर भी कुछ शिक्षा देना चाह रहा। जैसे भर्तृहरि इसके बारे में प्रमाण है। भर्तृहरि कहते हैं कि बोधारो मत्सर ग्रस्ता, जो विद्वान लोग थे उनके समय में, वो अहंकार से ग्रस्त थे। बोधारो मत्सर ग्रस्ता प्रभु इसमय दूषिता। जो प्रभावशाली, यानी जो जिनके पास पावर था IAS जैसा, वो क्या थे? इसमय दूषित थे, परस्पर एक दूसरे से ईर्ष्या करते थे। प्रभवा इसमय दूषिता। और जो अबोध थे, वो कुछ जानते ही नहीं थे, वो कुछ जान ही नहीं सकते थे, उनकी इतनी बौद्धिक क्षमता ही नहीं थी। तो 3 ही वर्ग आज है भारत में। एक तो विद्वान जो सब कुछ जानते हैं, एक है पावरफुल जो नेता और अधिकारीगण है, और तीसरी है जनता, अनपढ़ जनता। ये परस्पर पंडितः पंडितो दृष्ट्वा स्वानिभ गुर्रायति। पंडित को देख करके कुत्ते की भांति गुर्रा रहा है, जैसे ESSC वाले टीचर लड़ रहे हैं परस्पर। कितना करेक्ट एग्जाम्पल देता हूँ युक्ति जी, देता हूँ कि नहीं देखता हूँ? मतलब ये समझने के लिए। तो हमेशा ऐसे ही रहा है विद्वानों में, एक विद्वान दूसरे से जल रहा है। पंडित, ये बात आपको लिखनी है वहां, पंडितः पंडितो दृष्ट्वा स्वानिभ गुर्रायति। नेता पास पर अहंकार है, मेरे पास ज्यादा सत्ता है, ममता दीदी मोदी जी को सहेटेंगी नहीं। ऐसे यहाँ सबका है। केजरीवाल को ना चढ़ गया था तो मोदी जी ने उतार दिया, हालांकि मोदी जी वोट चोरी कर दिए, अब है ना, राहुल जी लगे हुए हैं पीछे। तो ये सब परस्पर यही कर रहे हैं, कोई अच्छा नहीं है, सब है ना, कोई कम दलाल कोई ज्यादा दलाल है, सब दलाल। तो नेता ये क्या है? प्रभासमय दूसता। और अभो दो फिताश्चन्य जीर्ण अंगे सुभाषितम। ये अच्छी बातें मेरे अंग में ना चली जाए, मेरे मरने के साथ समाप्त ना हो जाए, इसलिए मैं कुछ ग्रंथ लिख देता हूं। और वही ग्रंथ उन्होंने नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक के नाम से लिखे हैं, जिन्हें आप किस काव्य में पढ़ोगे? बोलो, किस काव्य के अंतर्गत पढ़ते हो? मुक्तक काव्य के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? क्या कहते हो? बोलो। हाँ, तो जब आप मुक्तक काव्य की परिभाषा लिखोगे तो वहां भर्तृहरि की ये बात कहते हुए लिख सकते हो, यानी कि
आप ये परिभाषा लिखना और श्लोक लिखना जो मैंने बोला वो वाला, और उसका अर्थ मत समझाना पेपर में, वो खुद समझ जाएगा। इतनी बात आप कह दोगे तो कि जगत के विभिन्न अनुभव, दुख सुख दुख आघात प्रत्याघात सरस कटु अनुभव से प्रेरणा पाकर गहन अनुभूतियों के क्षणों से निष्पन्न भावुक हृदय की अनूठी गद्य पद्मयी रचना काव्य कहलाती है। समझ पा रहे हो? आगे चलते हैं। ये इंट्रोडक्शन आप कहीं भी लिख सकते हो साहित्य के किसी भी प्रश्न में, ठीक है युक्ति जी, अनिष्ठा जी, कहीं भी इंट्रोडक्शन, बस ये पेपर तक याद नहीं कर पाएगा, कोई दिक्कत ये है। कवियो कर्म काव्य, अर्थात कवि के कर्म को काव्य कहा जाता है तथा काव्य शास्त्र के शब्दों में तस्य कर्म स्मृतम काव्यम, कवि की रचना को कर्म कहते हैं जो कवनय करे अर्थात वर्णन करे, वही कवि है, उसका कर्म काव्य है। जैसे बिना गुंजन प्रकट किए भ्रमण उड़ पाने में समर्थ नहीं होते हैं, वह गुनगुनाते ही उड़ता है, उसी प्रकार यह कवि भी कवि कर्म के बिना ही जी नहीं सकता, इसी काव्य को निसर्गजात कवि कर्म माना गया है। यह जन्म जन्मांतर से प्राप्त होने वाले दिव्य संस्कारों का श्रेष्ठ फल है। तो ऐसे फालतू की बातें नहीं लिखनी है आपको, है ना, थोड़ी सी बस इतनी बात, कवि कर्म काव्यम तस्य कर्म स्मृतम काव्यम, बस ऐसा ही। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये वाली ध्यान रखिए, ये लाइन आपको पेपर में इंट्रो में प्रयोग करनी है। दूसरा इंट्रो, एक ही तरीके से थोड़ी इंट्रो लिखोगे, आपको मैं इतने इंट्रो बना दे रहा हूं, आप इन्हीं में से कोई एक इंट्रो बना करके, 2-4 इंट्रो बना करके मुझसे चेक कराएंगे सभी लोग, है ना युक्ति जी? हाँ सर। वरना आप लोगों के कंटेंट में विविधता नहीं आएगी। मैं लिख के दे दूंगा, एक ही कंटेंट लिखोगे आप लोग। अरे आप कुछ भी कंटेंट लिख के मुझे आंसर चेक कराना। काव्य जैसे 4-7 क्वेश्चन है तो आप 7 क्वेश्चन लिख करके चेक कराओ ना मुझसे, ठीक है निष्ठा जी? समझ रहे हो बात? रोज पढ़ाते जाओ, Yes, आप लिख करके लाना, मुझे चेक yes, करा देना, मैं कह दूंगा सही है तो आपका सही। चलिए, अब काव्य रचना सर्जना का प्रयोजन या उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है? किसी कार्य में मनुष्य तभी प्रवृत्त होता है जब उसमें उसका कोई प्रयोजन या हेतु हो। कहा गया है कि प्रयोजनम मनुद्देश्य मंदाः न वर्तते, ठीक है? इससे स्पष्ट है कि बिना किसी प्रयोजन के मूर्ख व्यक्ति भी किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता, तो आप लोग कैसे होगे? तो ये बात ध्यान रखो। तो ये लाइन आपको पेपर में इंट्रो में प्रयोग करना है जब आपसे प्रयोजन पूछा जाए। ये लाइन है कुमारिल भट्ट की, किसकी लाइन है बोलो? कुमारिल भट्ट, इन्होंने नाम नहीं लिखा, मुझे मैं बार बार बोलते रहता हूँ ये लाइन आप लोगों से। आगे देखो, किसी कार्य में प्रवृत्ति के लिए उस कार्य का फल जानना आवश्यक है कि भाई हम ये काम करेंगे तो क्या मिलेगा, बिना किसी चीज का विचार कर ये करना ही नहीं चाहिए। निष्फल कार्यों में कोई प्रवृत्त नहीं होता है, अतः शास्त्र में प्रारंभ में उसका फल अवश्य बताना चाहिए कि लेक्चर्स में मैं ये लेक्चर्स पढ़ाऊंगा, ऐसा लेक्चर्स के बाद आप ये करने में सक्षम हो पाएंगे। और शास्त्र का फल जानने के लिए पाठक को अनुबंध चतुष्टय का ज्ञान होना आवश्यक है। इस बार यूजीसी ने क्या पूछा था दर्शन का क्वेश्चन बोलो? वेदांत का अनुबंध चतुष्टय। वेरी गुड, तो अनुबंध चतुष्टय जानना जरूरी है। और कहा गया है कि सिद्धार्थ सिद्ध संबंधा श्रोतुम श्रोता प्रवर्तते शास्त्रादौ तेन वक्तव्यः संबंधः सप्रयोजनम्। यदि आप मेरे YouTube के लेक्चर देखें तो जब मैं स्टार्ट करता हूं तब ये लाइन बोलता हूँ, शास्त्रादौ तेन वक्तव्यः संबंधः सप्रयोजनम्। कि जब पढ़ाओ ना YouTube की, जब मैं स्टार्टिंग करता हूँ तो कई जगह पर मैं ये बात बोलता हूँ जब कोई अच्छा व्याख्यान दे रहा होता हूँ कि जब आप कोई भी काम करो तो आप बताओ कि ये काम करेंगे इतने दिन में होगा, इसका ये लाभ होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको पढ़ाने से पहले क्लास में क्या कहा आज कि हम लोग सिलेबस का ये वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, इस ग्रंथ से पढ़ेंगे, इससे पढ़ने के बाद 7 क्वेश्चंस तैयार होंगे, उससे आपके पीवाई यूपीएससी के पीवाई को कंप्लीट हो जाएगा। ये बात कहा कि नहीं कहा? आपको स्पष्ट हो गया भाई कि आपको ये अगले 4-5 लेक्चर पढ़ने के बाद क्या होगा? पहले से डिसाइड है कि आपको इतना नॉलेज हो जाएगा, काव्य के प्रयोजन क्या है, हेतु क्या है, लक्षण क्या है, शब्द शक्ति क्या है, 7 क्वेश्चन। तो कह रहे सिद्धार्थ, सिद्ध अर्थ, सिद्ध संबंध, श्रोतुम श्रोता प्रवर्तते। कौन सुने
सुनेगा, किससे सुनेगा, क्या उसका संबंध है, क्या उसका अर्थ है, ये सब हमें शास्त्र के आदि में ही बता देना चाहिए। यानी कि जब आप बैच डिटेल्स शुरू में बता देनी चाहिए, वरना कुछ प्रसाच आएंगे और आपसे कहेंगे फीस रिटर्न दो। इसलिए बैच आदौ तेन वक्तव्य फीस आदि सब प्रयोजनम। क्यों युक्ति जी, सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा? हाँ सर। तो अभी कॉल आया था एक बालिका, मैंने उससे पहला शब्द यही बोला, मेरे बैच का एक भी नोट्स डाउनलोड नहीं होगा। दूसरा मैंने कहा इसका फीस रिटर्न नहीं होगा, और इसका फीस अब 21,000 ही लगेगा 6 मंथ का। अब ऐसा बोलना इसलिए है कि इससे कम नहीं लगेगा, क्योंकि अब जीआरएफ हो गया है सर का, अब सबको पैसा सरकारी मिलेगा तो अपनी डिमांड बढ़ गई है। चलिए, वैसे भी कोई नहीं है। उससे मैंने पूछा कि यूपीएससी में ऑप्शन कितने देते हैं, तो बोली 15-20 बच्चे। मैंने कहा 15-20 तो मेरे ही पास है, तो बोले मेरी सब देंगे क्या। चलिए आगे चलते। हालांकि इतने ही देते हैं भाई, 15-20 ही बच्चे यूपीएससी देते हैं। और इस बार अच्छी बात है कि आप लोग 15-20 लोग, और आप लोग यदि 5 भी इस बार प्री क्वालिफाई कर लिए तो संस्कृत में आप किसी का 250 से नीचे नंबर नहीं आने दूंगा। बस आप लोग 3 महीने फिर से कांटेक्ट करना मुझसे। चलिए, तो ये आप लोग ये वाली बात लिख करके भी इंट्रो स्टार्ट कर सकते हो। समझ पा रहे हो युक्ति जी? आप बताओगे कि वस्तुतः किसी कुमारिल भट्ट द्वारा, ये भी कुमारिल भट्ट की, कुमारिल भट्ट द्वारा कहा गया है का अभिकथन है कि शास्त्र के आदि में ही किसी गीत के संबंध और उसके अर्थ, उसके उद्देश्य आदि और प्रयोजनों का वर्णन कर देना चाहिए। सिद्धार्थो सिद्ध संबंधा श्रोतुम श्रोता प्रवर्तते शास्त्रादौ तेन वक्तव्य संबंधा सब प्रयोजनम। ऐसा कहेंगे, आप कहेंगे। इसलिए काव्य शास्त्री मम्मट ने अपने ग्रंथ के आरंभ में ही प्रयोजनों की चर्चा की है। समझ पा रहे हो? ऐसा आप इंट्रो लिख करके भेजना। आप लोग केवल इसी चीज के केवल 4-5 इंट्रो भेज देना लिख करके। तो ये आपने देखा। अब अनुबंध चतुष्टय होता क्या है? अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन, ये 4 ही अनुबंध चतुष्टय। चतुष्टय का मतलब 4 और अनुबंध का मतलब जो उसको बताते हैं, स्पष्ट कर रहे हैं, समझा रहे हैं। दूसरा, तीसरा, चौथा। अधिकारी, अधिकारी क्या है? यहाँ मैं अधिकारी वेदांत की भाषा में नहीं बता रहा हूं, या मैं अधिकारी बता रहा हूं, आप अधिकारी का अर्थ खुद जानते हो। अधिकारी का मतलब ये होता है कि इस चीज में आप एलिजिबल हो या नहीं हो, योग्यता। समझ पा रहे हो? अधिकारी मतलब योग्यता, और योग्यता डिग्रियों वाली योग्यता नहीं है निष्ठा जी। यहाँ युक्ति जी, यहाँ योग्यता तुम्हारे आईक्यू लेवल की। समझ पा रहे हो ना? आपके अंदर जो स्किल्स हैं उनकी, मतलब आप से मैंने कहा कि राइडिंग करनी है, गाड़ी चलानी है, और आपको आती नहीं है युक्ति जी, आपको पकड़ा दी, आपने लेकर के स्टार्ट किया, क्लिच दबाया और गियर डाल के एकदम एक्सीलेटर खींचा, उड़ गया जा करके। नहीं सर, फर्स्ट फ्लोर से नीचे ला दी। हाँ, फर्स्ट फ्लोर से नीचे। और अधिकतर आपको बुरा बताऊं, जहां भगवान कसम लड़कियां दिखती हैं वहां मैं बहुत धीमे गाड़ी कर लेता हूँ, वरना लड़कियों की भली गलती हो उल्टा गाली दे दी अपन को। लड़कों के साथ बहुत, लड़कियों की यदि गलती भी नहीं होगी ना स्कूटी बाइक चलाने में, सबसे बड़ी दिक्कत इनकी होती, घबरा जाती। मैं अभी भाभी को सिखाने गया, 4-5 दिन मैंने सिखाई गाड़ी, उन्हें गाड़ी चलाना अच्छी आती थी, ऐसा नहीं है, पर डर के मारे चला नहीं। पर मैं पीछे बैठा, मैंने चलवाया 5 दिन, उन्हीं से चलवाया, स्कूल में पढ़ाती हैं, फिर वो सीख गए। सबसे बड़ा होता है डर, यदि भय कोई दूर हो जाए ना डर, तो फिर आराम से चलाएंगे। ये लोग डर जाते हैं, फिर इधर उधर कर देते, फिर अपने को गाली देंगे, फिर अपन कुछ कह भी ना पाओ, आराम से सुन के आ जाओ।
कुछ कहोगे तो और मैटर बढ़ेगा। चलिए, तो ध्यान रखो। हालांकि कुछ लोग ज्यादा अच्छी चला लेते हैं जो रेगुलर चलाते हैं, कोई किसी में भी दे दे रहा है अभी तो, परसों ही कोई किसी में दे दे। चलिए, तो अधिकारी का मतलब आप समझो कि उस चीज में उसका आईक्यू लेवल उतना हो, ठीक है, कि उतनी चीजें जानता हूँ, उसकी स्किल्स हो वही होती। तो आप बता दो कि भाई आपको यूपीएससी करना है तो इसके लिए इतना आवश्यक है फाउंडेशन के लिए कि आप एनसीईआरटी लेवल का ज्ञान होना चाहिए आपको। समझ में आ रहा है? तभी आप किसी भी कोचिंग का ढंग से फाउंडेशन बेस समझ पाओगे, यदि एक आध दो बार एनसीईआरटी पढ़ी है पहले। ये हो गया अधिकारी। तो बता दो कि इसको कौन व्यक्ति पढ़े इस क्लास को, तो तब तुम ही समझ पाओगे। ये बात रघुवंश में वो भी कहते हैं, कौन? कालिदास। इसका उदाहरण भी दे सकते हो आप। कालिदास कहते हैं कि तम संतः स्रोतुमर्हन्ति, वही सज्जन मेरे काव्य रघुवंश को सुनने लायक है। तम संतः स्रोतुम अर्हन्ति, सुनने योग्य है। सद सद व्यक्ति हेतवः, जो सत्य और असत्य में भेद करना जानता है। सत्य और असत्य का भेद करने का मतलब क्या होता है? GS4 नैतिक। तो तम संतः स्रोतुमर्हन्ति सद सद व्यक्ति हेतवः हेम नः संलक्ष्यते अग्नौ शुद्धि श्याम का विवा। क्योंकि सोने खरा है या खोटा है, इसकी परीक्षा हम उसकी कसौटी में कर पाएंगे कि भाई पता करके ही कर पाएंगे। तो तभी सोना खरा या खोटा है, हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसको परीक्षण करके ही कर पाएंगे। तो इसी तरीके से वही मेरे इस रघुवंश काव्य को समझ पाएगा जो सत्य और असत्य को क्या कर पाए, समझने योग्य हो। तो अधिकारी। सेकंड बता देना चाहिए हम इसमें विषय क्या पढ़ेंगे, मतलब किस बारे में चर्चा करेंगे। अधिकारी, दूसरा है विषय। विषय बता दो कि क्या विषय पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे मैंने आज शुरू में बताया कि इसका उद्देश्य ये होगा, विषय ये होगा। विषय बता दो क्या होता है। फिर बता दो कि जो विषय पढ़ोगे, जैसे विषय क्या है? विषय है कि ब्रह्म का ज्ञान। वेदांत में क्या है विषय? बोलो, विषय क्या है वेदांत का? बोलो। ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म से साक्षात्कार अनुभूति, यानी कि ब्रह्म की प्राप्ति कुल मिलाकर के ये विषय है, ठीक है। तो अधिकारी, अधिकारी कौन होता है? तो अधिकारी, वहां अधिकारी को प्रमाता कहा गया है। और प्रमाता की विशेषताएं बताई गई है कि प्रमाता को कैसा होना चाहिए। इसे चारों मतलब वेद का, वेद शास्त्र आदि का ज्ञान होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। फिर तो प्रमाता ही अधिकारी कहलाता है। तो विषय क्या है? ब्रह्म है। अब पूछा संबंध क्या है? ज्ञाता और ज्ञेय का। किसका संबंध? यानी कि देखो, आप एक तो कोई चीज जानोगे तो जानने वाला वैसा है, ज्ञेय और एक ज्ञाता जो जानना चाहता है। एक तो जानने वाला यानी आप पढ़ने वाले होना चाहिए, और आप जिस चीज को पढ़ना, जिस चीज को प्राप्त करना चाह रहे हो वो तो ज्ञाता और ज्ञेय। तो जीव ब्रह्म, संबंध का मतलब क्या है? बोलो। जीव और ब्रह्म। आपको जानना किसको है? ब्रह्म को। कौन जानना चाह रहा है? जीव। तो ज्ञाता ज्ञेय मतलब जीवो ब्रह्म। तो जीव ब्रह्म का कौन सा रिलेशनशिप है? बोलो युक्ति जी। ज्ञाता और ज्ञेय का। वेरी गुड। आप वेदांत में क्या पढ़ना चाह रहे हो? सब्जेक्ट कौन सा पढ़ोगे? विषय कौन सा पढ़ोगे? ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म। ब्रह्म से साक्षात्कार अनुभूति आपका विषय है, ब्रह्म का ज्ञान, नॉलेज। अधिकारी कौन होगा? जो प्रमाता होगा। प्रमाता कौन होगा? वहां पर परिभाषा दी है, आप मेरा नोट्स देख लेना वेदांत का। आज ही जाकर के अनुबंध चतुष्टय का नोट्स देख लेना, या फिर लेक्चर पढ़ लेना वहां पर पूरा कंप्लीट वाला। प्रयोजन क्या है अब इन दोनों का? तो अज्ञान की निवृत्ति क्या है? बोलो वेदांत का प्रयोजन। अज्ञान की निवृत्ति। अज्ञान की निवृत्ति का मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान की प्राप्ति का मतलब क्या होता है? ब्रह्म से मिल जाना, क्योंकि ब्रह्मविदो ब्रह्मैव भवति, अविद्या निवृत्तिरेव मोक्षः। तो दो प्रयोजन है,
अज्ञान की निवृत्ति और परमानंद स्वरूप वाप्तिश्च, और परमानंद स्वरूप की प्राप्ति, ऐसा कर लो हिंदी में, परमानंद स्वरूप वाप्तिश्च ऐसा लिखा रहेगा वहां। तो अज्ञान की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। परमानंद कब मिलेगा आपको? जब आप IAS बन जाओगे तब, है ना? तभी मिलेगा ना युक्ति जी परमानंद आपको। हाँ सर। हाँ, तो वही यहाँ है, यहाँ पर ब्रह्म चाहिए इनको। तो आप लोगों का, आप लोग अधिकारी हो, एलिजिबल तो आप लोग हो, क्योंकि आप लोग IAS की तैयारी कर रहे हो, तो आपकी बुद्धि ठीक है, तो ठीक है, आप लोग अधिकारी हो गए। इससे क्या पढ़ना है? जो आपके सब्जेक्ट है, सिलेबस है, वही विषय है आपका। संबंध क्या है आपका? संबंध ये है कि आपको जानना है, ज्ञाता के आपका भी संबंध यही हो जाएगा। प्रयोजन क्या है? IAS बनना। तो अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन, ये चारों बता देने चाहिए, यही कहलाते अनुबंध चतुष्टय। यदि ये शुरुआत में बता दो तो व्यक्ति उसमें प्रवेश करेगा या प्रवेश नहीं करेगा। समझ पा रहे हो? ये है। तो इसलिए प्रयोजन सबसे पहले बता देना चाहिए। इसलिए इस काव्य प्रकाश में सबसे पहले क्या बताए गए? प्रयोजनों की चर्चा की गई। काव्य के प्रयोजन क्या? इतना समझ में आया? अनुबंध चतुष्टय 4 प्रकार के हैं, और वो क्या है? अधिकारी, विषय, संबंध, प्रयोजन। साहित्य दर्पण के अनुसार चतुर्वर्ग को काव्य का प्रयोजन कहा गया है। आगे इसकी भी चर्चा करेंगे। चतुर्वर्ग का मतलब बताओ, क्या होता है चतुर्वर्ग? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। चतुर्वर्ण नहीं कह रहा हूं मैं, चतुर्वर्ग कह रहा हूं। धर्म अर्थ काम मोक्ष। वेरी गुड। पूछा जाता है किम रघुवंशीय राज्ञ चतुर्वर्ग प्रतिनिधि भूतत्वम। पढ़ाई दीजिए क्वेश्चन आपने मुझसे। फिर से बोलना सर एक बार। किम रघुवंशीय राज्ञा चतुर्वर्ग प्रतिनिधि भूतत्वम। क्या रघुवंशीय राजा चारों वर्ग के प्रतिनिधि भूत हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये क्वेश्चंस मैंने डिसाइड बताया होगा आपको, वहां पर पढ़ाया है सेकंड पेपर की फर्स्ट यूनिट है उसमें, और हाँ इन चार का उसमें वर्णन है थोड़ा। हाँ, और वहां पर मैंने ये बताया था कि उनमें से केवल एक ही राजा है जो चारों वर्ग का प्रतिनिधि भूत है, वो है केवल रघु, और बाकी सब नहीं है। यहाँ तक कि राम भी चारों वर्ग के प्रतिनिधि भूत नहीं है। और एक भी वर्ग का प्रतिनिधि भूत कौन नहीं है? तो अग्निवर्ण। अग्निवर्ण ना धर्म करता है ना अर्थ करता है, केवल एक ही करता है काम, वो काम में लगा रहता है। तो भैया का तो वो भी हुआ यार। ठीक है, तो वो केवल काम में ही प्रवृत्त रहता है। तो सभी रघुवंशीय राजा चतुर्वर्ग के प्रतिनिधि भूत नहीं है। हालांकि कुछ राजा दिलीप, रघुराम आदि जैसे कुछ राजा चतुर्वर्ग अथवा कुछ वर्गों के प्रतिनिधि भूत अवश्य प्रतीत होते हैं। ऐसी समीक्षा करके लिखनी है आपको, हालांकि वहां की बात वहां पर। तो इन्होंने क्या कहा है? इनकी परिभाषा आपको बताएंगे अभी। इनका विश्वनाथ का यहीं पर दिया है। ये कहते हैं कि चतुर्वर्ग फल प्राप्ति ही, चारों वर्गों की फलों की प्राप्ति ही सुखाद्यल्पाधियामपि, अर्थात अल्प बुद्धि वालों को भी सरलता पूर्वक चारों वर्ग की प्राप्ति काव्य से ही होनी संभव है। यानी कि आप काव्य पढ़ो अच्छे से तो आपको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब मिल जाएगा। किससे? चतुर्वर्ग फल प्राप्ति सुखाद अल्पधियामपि। अब देखो इसमें क्या कहा, अब देखो यही तो दिक्कत होता है। सुखात अल्प धिया, यानी कि कम सुख से प्रवेश कर जाएगा यदि आप अल्प बुद्धि भी है तो। समझ में आ रहा? सुखादल्प धिया, इसका मतलब है कि यदि किसी व्यक्ति के कम बुद्धि भी है, ज्यादा बुद्धिमान नहीं भी है, और फिर भी यदि वो काव्य पढ़ के ही उसे चारों वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। अब बताओ विश्वनाथ का है तो इम्पोर्टेंट है कि नहीं है? बोलो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। चतुर्वर्ग फल प्राप्ति ही सुखादल्प धियामपि, ऐसा कहती है। और इसका हिंदी अर्थ आप लोगों को मालूम चल गया? चलिए आगे चल। तो ये
ये थोड़ा सा यही बता दी इसकी बात है, ठीक है कोई बात नहीं। चतुर्वर्ग के प्राप्ति को प्रयोजन कहा है, वहीं ग्रंथ पढ़ने का भी प्रयोजन है। जो चतुर्वर्ग के अभिलाषी है, यानी जो धर्म अर्थ का मोक्ष चाहते हैं, वे ही इस ग्रंथ के पढ़ने के अधिकारी हैं। काव्य विवेचन ग्रंथ का प्रधान विषय और उसके साथ काव्य का प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध, इन्हीं चारों अधिकारी विषय संबंध प्रयोजन के अनुबंध में चतुष्टय कहते हैं। ठीक है कोई बात नहीं। अब देखो इतना सब कुछ हो गया, ये सब कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। अनुबंध चतुष्टय के पश्चात काव्य प्रयोजन पर काव्य शास्त्री स्वतंत्र रूप से विचार विमर्श करते हैं। वास्तव में मानव की प्रत्येक प्रवृत्ति हेतु मूलक होती है, मतलब बिना कारण के कोई व्यक्ति किसी में प्रवृत्त ही नहीं होता है, यह हेतु ही उसे कर्म प्रवृत्त करता है। काव्य रचना या सर्जना के पीछे कवि का सर्जक का कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य रहता है, यही उद्देश्य काव्य प्रयोजन कहलाता है। काव्य के प्रयोजन के संबंध में संस्कृत काव्य शास्त्रियों का मतैक्य नहीं है। ये बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख दीजिए, हर जगह आपको कहनी पड़ेगी कि काव्य शास्त्री वो में मत वैभिन्न है या मतैक्य नहीं, मत वैभिन्न है, ये बात कहना पड़ेगी। प्रमुख आचार्यों के मत को हम लोग समझ लेते हैं कि किस व्यक्ति ने क्या काव्य का प्रयोजन माना है। समझ में आ रहा युक्ति? लेकिन ध्यान रखना, पेपर में जब काव्य के प्रयोजन का क्वेश्चन आए तो 70-30% का आपको बात करनी है। 70% किसको हिस्सा दोगे बोलो? विश्वनाथ जी। मम्मट को। 30% किसे दोगे? बाकी सबको। 70% चर्चा मेन बॉडी में किसकी होगी? मम्मट की, क्योंकि मम्मट के ही सर्वस्वीकृत हैं और सर्वाधिक सुप्रसिद्ध है। समझ में आ रहा है? ये बात आपको इस नोट्स को ही देख के पता चल जाएगी अभी। लेकिन आगे चलते हैं। सबसे पहले आए नाट्य शास्त्र के लेखक भरत मुनि, और भरत मुनि ने काव्य शास्त्र की क्या बताया? प्रयोजन बताए कि काव्य क्या है। वस्तुतः काव्य के प्रयोजन आचार्य भरत मुनि किस सिद्धांत, किसके प्रवर्तक हैं बोलो? किस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? अब ये यहीं से पढ़ते जाओ चीजें, आधा ज्ञान आज से यहीं से लेते जाओ, क्योंकि अगले लेक्चर्स में ना संप्रदाय ही पढ़ोगे। तो रस संप्रदाय है और ये प्रथम शताब्दी के हैं। कब के हैं बोलो? प्रथम शताब्दी के हैं। रस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, यानी रस संप्रदाय भरत मुनि का ही है, और इन्होंने सबसे पहले रस यहीं पर ही की है। और रस की चर्चा किस में की? कौन सी अध्याय में की? तो षडाध्याय। किसमें? कौन से अध्याय में की? छठवें अध्याय में की। कौन से में की बोलो? बोलते जाए छठवें में रस की चर्चा की। ये वही भरत मुनि जो प्रथम शताब्दी में हुए हैं, रस संप्रदाय की चर्चा है। और इन्हीं का ग्रंथ का नाम क्या है बोलो? नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र में कितने अध्याय हैं बोलो? 36 अध्याय। कितने हैं? 36 अध्याय हैं, जिसमें छठवें अध्याय में रस की चर्चा इन्होंने की है और रस की विस्तृत चर्चा की है। षडाध्याय, छठवें अध्याय में इन्होंने रस की चर्चा की। ठीक है, ये इन्होंने वहां पर नाट्य शास्त्र के प्रयोजनों की चर्चा की, और नाट्य शास्त्र चूंकि प्रवर्तक है इसलिए नाट्य शास्त्र के प्रयोजन की चर्चा कर रहे हैं। इन्होंने कहा, अब आपको इनके सभी ये तीनों श्लोक याद नहीं रखना है पेपर के लिए, पेपर के लिए केवल लास्ट वाला याद रखना है। इन्होंने कहा उत्तम मध्यम उत्तम उत्तम अधम मध्यानाम नराणाम कर्म संश्रयम हितोपदेश जन्नम धृति क्रीड़ा सुखादिकम। देखो, हित का उत्तम, अधम और मध्यम कोटि के जो लोग हैं, इन सभियों के लिए क्या है? ये उपदेश कारक है, हितोपदेश जनन है, धृति बुद्धि को बढ़ाने वाला है, क्रीड़ा को पहुंचाने वाला है, और यानी मनोरंजन का साधन है, सुख आदि को प्रदान करने वाला है। दुखार्तानाम श्रमार्तानाम शोकार्तानाम तपस्विनाम। ये दुख में से जो ग्रस्त है उनको भी मजा आ जाएगा कर्नाटक पढ़ करके, यानी कि मूवी
आप दिमाग में रखो, मूवी देख के किसे मजा आएगा? सभी कैटेगरी के लोग जाते हैं मूवी देखने, उन्हें कुछ उसमें उपदेश भी, शिक्षा भी मिलती है, बुद्धि भी बढ़ती है, एंजॉय भी हो जाता है, सुख भी मिलता है। तो हितोपदेश जन्म धृति कीड़ा सुखादिकम, दुखार्थ जन्म, जो दुख से ग्रसित है वो भी देखने मूवी जा सकता है, दुख से भरा पड़ा है ना। श्रमार्ता नाम, जो एकदम काम करके थक जाता है, घर में जाकर के क्या करता है, चलो थोड़ा सा रील चला लेते हैं, और रील चला करके क्या करेंगे, सो जाएंगे। करते हैं लोग कि नहीं करते हैं? दुख में है तो क्या करेंगे, है ना, कि प्यार से भी जरूरी कहीं, प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए। तो ये सुनते हैं। एक मेरा दोस्त था, मेरे पास बैठ करके, उसके साथ यदि ये गाना हमने सुन लिया अपने स्पीकर में लगा करके, तो वो बढ़िया नाश्ता कराएगा, बढ़िया चाय पे। बेचारे ने प्रेम किया, और 1 महीने बाद, प्रपोज करने के 2-4 दिन बाद उसकी गर्लफ्रेंड की मृत्यु हो गई। कॉलेज में मेरी क्लास की लड़के की 11वीं बार है, बेचारा इतना रोया लड़का वो, यही गाना सुनता रहता था। पढ़ाई वढ़ाई डिस्टर्ब कर दिया, हालांकि बहुत संभाला, लेकिन पढ़ा नहीं कुछ। चलिए, खरता नाम स्मारता नाम, मतलब दुख वाले भी सुनते हैं। चलिए, श्रम करके आए वो, शोकार्तनम, जो शोक में है वो भी सुनेंगे। तपस्विनम, तपस्वी भी जाएंगे, चलो देख लेते हैं, चलो भजन ही सुन लेते हैं, चलो रामायण ही देख लेते हैं। विश्रांति जननम काले, सोने के समय में, देखो ये भी कह रहा है, नाट्यम विश्रांति जननम काले नाट्यम एतद् भविष्यति, इसलिए ये नाट्य बनाया गया है। इनसे ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था भरत मुनि से, भैया ये क्यों बना रहे हो नाटक, क्यों लिख रहे हो? तो बताया उन्होंने 3 श्लोकों में कि उत्तम अधम मध्यानाम नारायणाम कद्म संश्रयम हितोपदेश जन्मम धृति कीड़ा सुखादिकम, दुखार्तानाम समार्तानाम शोकार्तानाम तपस्विनाम, दुख से भरे लोगों के लिए, श्रम करने वालों के लिए, शोक करने वालों के लिए, तपस्वियों के लिए, विश्रांति जननम काले नाट्यम एतद् भविष्यति, सोने के समय में भी आप देख सकते हो, इसलिए ये नाटक किया गया है। और क्यों किया गया है? बोले धर्म्यम, धर्म का भी पता प्राप्त, यशस्यम, यश भी प्राप्त होगा, आयुष्यम, आयु भी बढ़ेगी, हितम, हित भी होगा, बुद्धि विवर्धनम, बुद्धि को भी बढ़ाएगा। तो धर्म्यम यशस्यम आयुष्यम हितम बुद्धि विवर्धनम लोकोपदेश जन्नम, ये जनता को उपदेश देने लायक भी होगा, इससे उपदेश भी दे पाओगे। समझ में आएगा? जैसे कथावाचक देते हैं, तो लोक उपदेश जननम, लोक के उपदेश के लिए भी नाट्यम एतद् भविष्यति, यह नाटक लिखा गया है। क्यों लिखा गया है, समझ में आया ना श्लोक? अनिष्ठा जी, युक्ति जी, स्मृति जी। Yes. हाँ, अब पेपर में आपको सब कुछ ना लिख करके आप ये वाला अकेला लिख सकते हैं, तीनों में से, है ना इस युक्ति जी? सब कुछ नहीं लिखना, पढ़ा इसलिए दिया है, आप इनमें से कोई भी लिख सकते हो, पर मैं कहूंगा ये वाला लिखे तो अच्छा है। सबसे पहले इन्होंने ही बात की है कि धर्म्यम यशस्यम आयुष्यम हितम बुद्धि विवर्धनम, धर्म के लिए धर्म मिलेगा की वृद्धि होगी, यश की वृद्धि होगी, आयु बढ़ेगी, हित होगा, आपका बुद्धि का वर्धन होगा, लोक का उपदेश के लिए भी यह नाटक लिखा गया है। नाट्यम एतद् भविष्यति, समझ में आ रहा है? मैं जो पढ़ाऊंगा वो सब समझ में आएगा, मैं आपको सब कुछ प्राचीन काल से पढ़ाऊंगा। कमाए भावः, अर्थात नाट्यशास्त्र दुखों से, श्रम से, लोग शोक से पीड़ित लोगों को संसार को प्रदान करने वाला होता है। एक बात ध्यान रखो, पेपर में बताया जाता है तब पेपर में केवल इतनी छोटी हिंदी ही लिखी जाती है। समझ में आ रहा युक्ति जी? कि नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने ये कहा है कि दुख और श्रम से पीड़ित लोगों के लिए यह सुख प्रदान करने वाला नाटक है, तथोक्तम। और ये आप एकादश श्लोक लिख दो, समझ में आ रहा? या फिर सीधे रख दो कि नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने काव्य के प्रयोजनों को उस संदर्भ में कहा है। क्या कहा? सीधे श्लोक, धर्म वशस्यम आयुष्यम हितम बुद्धि विवर्धनम लोकोपदेश जन्मम नाट्यम एतद् भविष्यति। समझ में आ रहा? नंबर मिलेगा, कोई नहीं लिखेगा भाई इतने पुराने से लेकर के, इतना डिटेल्स में कोई नहीं लिखेगा। चलिए, अब भामा, भामा किस संप्रदाय के प्रवर्तक है? बोलो, बोलिए।
अलंकार संप्रदाय के। कौन से संप्रदाय के बोलो? अलंकार संप्रदाय की प्रमाणता का ध्यान रखना। काव्यम ग्राह्यम अलंकार। अब देखो अलंकार क्या होता है। रस तो आप जानते ही हैं, श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानक का ये रस होता है, जैसे श्रृंगार, मजा आ रहा, हंसी आ रही, कॉमेडी मूवी देख रहे हो, है ना, रो रहे हो, ये सब क्या है? रस है। अलंकार क्या होता है? जिससे वो चीज अच्छी लगती है। जैसे आप सॉन्ग सुन रहे होते हो तो सॉन्ग में तबला बज रहा है, मतलब अलंकार जिससे चीज सजाई जाए। जैसे आप कहते हो बहुत अच्छी तर्ज है इसका, आदि आदि। अब देखो भामह अलंकार की संप्रदाय के प्रवर्तक है, और आपको अलंकार संप्रदाय पढ़ना है दूसरा। पहली सदी के बाद कौन सा संप्रदाय आया? दूसरे नंबर पर कौन सा संप्रदाय? छठी सदी में अलंकार संप्रदाय। इतना इतना अभी से जानते जाओ आप लोग, है ना युक्ति जी? फिर एक एक संप्रदाय का डिटेल्स पढ़ेंगे, क्योंकि इन्हीं की बातें होंगी हर जगह पर। और डेट भी याद रखना, सबसे पहले भरत, दूसरे पर भामह, है ना। भामह ने कवि और पाठक को दो दृष्टि से रख करके काव्य के प्रयोजनों पर प्रकाश डाला है। इन्होंने कहा कि इसमें के दो है, बोले धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचक्षण्यम कलासु च करोति कीर्तिम पीड़ितिम च साधु काव्य निबंधनम। बोले धर्म मिलेगा, अर्थ मिलेगा, काम मिलेगा और मोक्ष मिलेगा, सब कुछ होगा। यानी कि अर्थात उत्तम काव्य की रचना धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति तो करेगी ही, समस्त कलाओं में निपुणता और कीर्ति को भी लाएगा। यानी कि वैचक्षण्यम कलासु, यानी कि कलाओं में वैचक्षण्यता, और वैचक्षण्यता का मतलब होता है निपुणता। परफेक्ट हो गए हो आप, कलासु वैचक्षण्यम, इसका मतलब है कि स्किल्स में आप बेहतर हो जाओगे। और क्या होगा? करोति कीर्तिम पीर्तिम चा, कीर्ति फैला देगा आपकी, और प्रीति यानी आनंद मिलाएगा। एक तो आपको आनंद मिलेगा और कीर्ति भी फैलेगी, यानी यश फैलेगा। तो करोति कीर्तिम पीर्तिम चा साधु काव्य निबंधनम, आनंद को उत्पन्न करने वाला होता है अच्छा काव्य। तो इस तरीके से ये किसने कहा? भामह ने, कि धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचक्षण्यम कलासु च करोति कीर्तिम पीर्तिम च साधु काव्य निबंधनम, साधु काव्य निबंधनम। समझ में आया युक्ति जी? देखो पेपर में जरूरी नहीं है सभी कवियों का लिखना जितने का मैं पढ़ा रहा हूँ, आप 2 का लिख देना मम्मट के अलावा एक्स्ट्रा, या 3 का लिख देना, है ना। 2-3 का भी लिखोगे तो अच्छे खासे नंबर मिलेंगे आपको, चिंता मत करो। और सबका लिख पाओ तो लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट एक लाइन एक पेज में सबको भर देना, ठीक है। शुरुआत के 2 पेज में, 1.5 पेज में मम्मट को और 1.5 पेज में सबको, ऐसा आपको करना है। सबको ज्यादा इज्जत नहीं देनी है। चलिए वामन के बारे में लिखो, वामन क्या कहते हैं। अच्छा आप लोग कुछ यहाँ हैंड रिटन नोट्स बनाना, इस पीडीएफ को आपको ग्रुप में मैं भेज दूंगा, शायद भेज ही दिया है पता नहीं, तो आप इससे हैंड रिटन नोट्स भी बना सकते हैं ना। हैंड रिटन ही बनाना इतना डिटेल्स में। चलिए वामन ने कर्म की दृष्टि से काव्य प्रयोजनों पर प्रकाश डाला है। वामन, अब वामन किस संप्रदाय के हैं बोलो? किस संप्रदाय के हैं? रीति। वेरी गुड, रीति संप्रदाय की। कब के हैं इनका जन्म? ये 8वीं सदी के शुरुआत के, 8वीं सदी के शुरुआत के वामन रीति। रीति आत्मा काव्य से, काव्य की आत्मा रीति है, ये इनका लक्षण है। काव्य की आत्मा क्या है? रीति, रीति आत्मा काव्य से, इनके काव्य का लक्षण है। काव्य क्या है इनसे पूछा गया, बोले रीति आत्मा काव्य से। तो रीति संप्रदाय के, और ये है। तो क्रम से संप्रदायों की डेट याद रखना, प्रथम सदी के रस, दूसरे में अलंकार, 6वीं सदी, 8वें में रीति। और ये कहते हैं इन्होंने कर्म की दृष्टि से काव्य के प्रयोजनों पर प्रकाश डाला। इन्होंने दृष्ट और अदृष्ट रूप में काव्य के 2 प्रयोजन माने। इन्होंने कहा कि काव्यम सत दृष्ट अदृष्टार्थम प्रीति कृति हेतुत्व। बोले काव्य के 2 प्रयोजन है। बोले कौन कौन से? बोले एक तो दिखाई देता है वो जैसे, और एक दिखाई नहीं देता है वो।
दिखाई देता है वो क्या है? दृष्ट क्या है? प्रीति। अदृष्ट क्या है? कीर्ति, कि आपको यश मिलेगा, और प्रीति यानी मजा मिलेगा। जब आप जिस समय मूवी देखोगे ना युक्ति जी, रील्स देखोगे, उसी समय आपको प्रीति मिलेगी यानी आनंद मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इनमें से प्रीति अर्थात आनंद की अनुभूति तुरंत मिलेगी। और काव्य का दृष्ट है तथा कीर्ति काव्य को अदृष्ट प्रयोजन माना जाता है। कौन सी मूवी देख के आए? बोले सैयारा तू तो भूला नहीं। चलिए, तो ये वाली बात, यस मिलेगा फिर। तो काव्यम सददिष्ट दिष्ट अदृष्टार्थम प्रीति कीर्ति हेतुत्वात्, ये वाली बात है। समझ में आया? अब आगे भोज। महाराज भोज भोपाल जिसके नाम पर है वही राजा भोज है। ठीक है, और जब भोपाल आओगे तो भोपाल के तालाब में राजा भोज की प्रतिमा दिखेगी आपको, मंदिर दिखेगा यहाँ, जहाँ पर 20 फुट का आपको शिवलिंग दिखेगा भोपाल में। जब IAS बन जाओगे तब घूमने आना, तो मैं आपको यहाँ बढ़िया से कार से घूमूंगा। अभी आओगे तो बाइक से घूमोगे, आराम से आओ, घूमो भोपाल, है ना। पर अब डरना नहीं लगा सर। चलिए, महाराज भोज ने भी मुख्य रूप से कीर्ति और कीर्ति को ही काव्य का प्रयोजन कहा। भोज ने भी कीर्ति कीर्ति को कहा। अब भोज जैसों की लिखने की जरूरत नहीं है, समझ पा रहे हो ना युक्ति जी? बस लिख लेना नोट्स में। इन्होंने कहा निर्दोषम गुणवत, निर्दोष हो जो, गुण के समान हो, काव्यम अलंकार अलंकृतम रसान्वितम कभी कुर्बन कीर्तिम प्रीतिम च विन्दति। एक बात ध्यान रखना, इन्होंने दो चीजें एक साथ इसमें कर दी है कि कीर्तिम प्रीतिम च विन्दति, यानी कीर्ति और प्रीति को प्रदान करने वाला होता है। ये काव्य का प्रयोजन हो गया। और काव्य कैसा होना चाहिए, उसमें क्या लक्षण होने चाहिए, तो इन्होंने शुरू में वो भी इसमें कह दिया कि निर्दोष हो, गुणवत हो, काव्य अलंकारों से अलंकृत हो और रस से युक्त हो, ऐसा होना चाहिए काव्य। कभी कुर्बन, ऐसा काव्य होना चाहिए। तो इनके इस लक्षण में दो चीजें बताई गई हैं, ध्यान रखना युक्ति जी, स्मृति जी सुन रही हो? स्मृति जी चली गई हो? जी सर। हाँ, एक तो ये बताया गया कि एक अच्छा काव्य क्या है, जैसे उन्होंने कहा था वाक्य रसात्मकम काव्यम, रसात्मक वाक्य काव्य है। इनसे पूछा गया है तो ये बोले निर्दोष हो, गुण हो, काव्य अलंकारों से अलंकृत हो और रस से युक्त हो, ऐसा काव्य काव्य, और वो कीर्ति और कीर्ति को प्रदान करने वाला। ये भी कीर्ति कीर्ति कर रहे हैं। कुंतक, अब आप देख लो कुंतक, है ना, कुंतक के बारे में देख लीजिए। कुंतक का कौन सा संप्रदाय है? वक्रोक्ति। किस समय के कवि है, समय बताओगे? नौवीं सदी के। कब के? देखो आनंदवर्धन इसमें बीच में नहीं आए, पता नहीं क्यों नहीं टपके हैं, वो 8.5 के हैं, है ना, 8वीं सदी के मध्य के, उत्तरार्ध के, आप ऐसा। तो आनंदवर्धन इसमें बीच में आएंगे ध्वनि संप्रदाय। तो पहला संप्रदाय रस संप्रदाय, दूसरा अलंकार संप्रदाय, तीसरा रीति, चौथा ध्वनि, पांचवा वक्रोक्ति, छठवा औचित्य। औचित्य के कौन होंगे? कौन है औचित्य के? क्षेमेंद्र है क्या? क्या सर? औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? क्षेमेंद्र। हाँ सर, यही है सर। चलिए, तो ये आ गए, ये 9वीं सदी के हैं, वक्रोक्ति संप्रदाय के लेखक हैं। तो ये कहते हैं वक्रोक्ति ही क्या है, काव्य का मूल है। क्या होती है वक्रोक्ति, तो ये बताएंगे आगे कि वक्रोक्ति क्या है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। ये भी वही बात कहते हैं, देखो इनकी लास्ट लाइन बस थोड़ी सी पढ़ेंगे, कंप्लीट नहीं पढ़ेंगे। ये भी कभी बातें कहते हैं कि धर्म आदि साधनोपाय, धर्म आदि के साधन का उपाय है सुकुमार क्रमोदिता, सुकुमार है काव्य बंधो अभिजाता नाम हृदयाल्लदकार का, जो अभिजात वर्ग के लोग हैं, अय्यासी करने वाले यानी हाई क्लास, तो उनके लिए एंजॉयमेंट का विषय है। व्यवहार पर स्पंदम सौंदर्य, के व्यवहार पर स्पंद होगा, सौंदर्य मिलेगा। व्यवहार आदि सत्काव्याधिगमा देव नूतन औचित्यमाप्यति। फिर लास्ट इनका सबसे काम का है जो याद रखना है कि चतुर्वर्ग फल स्वाध्याय, कि चारों वर्ग का फल मिलेगा।
अप्यतिक्रम्य तद विदाम काव्य अमृत रसे नानो, काव्य अमृत रूपी रस से चमत्कारो वितन्यते, चमत्कार उत्पन्न होता है। तो अब बस इतना याद रखना कि चतुर्वर्ग फल स्वाम्य स्वाद, ये किसने कहा है? कुंतक ने। इनका भी लिखने की जरूरत है नहीं ज्यादा, ठीक है। अब वही बात इन्होंने देख लीजिए कि अर्थात काव्य की रचना को अभिजात या श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न राजकुमार आदि के लिए सुंदर एवं सरस ढंग से कहा गया। धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि का ये सरल मार्ग कहा गया है, जो लास्ट वाला ही लिखे। अतः कुंतक ने काव्यामृत रस से उत्पन्न अत्यंत चमत्कार को ही चतुर्वर्ग फल स्वाद से भी श्रेष्ठ काव्य प्रयोजन माना है। अब आए एक 9वीं हो गए, 11वीं। अब आए विश्वनाथ 14वीं सदी वाले साहित्य दर्पण का। ये क्या कहते हैं? इनका तो मैंने देख लिया, चतुर्वर्ग फल प्राप्ति सुखादल धियामपि, कि कम बुद्धि वाला भी सरलता पूर्वक चारों वर्गों की प्राप्ति कर सकता है, यह विश्वनाथ ने कहा। जगन्नाथ है, जगन्नाथ का समय क्या है बोलो? क्या है बोलो? इनका ग्रंथ क्या है बोलो? जगन्नाथ का बता सकते हो? रस गंगाधर। क्या है बोलो? थोड़ा से तथ्य भी जानते रहोगे ना तो बहुत काम का रहेगा, क्योंकि आपसे कभी किसी कवि के बारे में पूछेगा ना तो थोड़ा सा नॉलेज रहेगा आपको, है ना। चतुर्वर्ग रस गंगाधर का ग्रंथ है, 17वीं सदी के हैं। ये कहते हैं पंडितराज जगन्नाथ कीर्ति परम आह्लाद एवं त्रिविध यानी गुरु राजा और देवता अनुकंपा को काव्य प्रयोजन मानते हैं। सत्य कीर्ति परम आह्लाद यानी कि परम सुख, गुरु राज देवता प्रसादानाद्य अनेक प्रयोजक काव्य से, इस तरीके से अनेक प्रयोजन होते हैं काव्य के। तो ठीक है, सामान्य इनका भी ज्यादा मतलब का है नहीं। अब आए आचार्य मम्मट। कौन है बोलो? आचार्य मम्मट। आचार्य मम्मट से पूछा गया क्या होता है काव्य प्रयोजन सर? काव्य प्रयोजन 6 प्रकार का। काव्य प्रकाशकार आचार्य मम्मट ने काव्य प्रयोजन को स्पष्ट किया है, और ये आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। ध्यान रखो। काव्यम यशसे कृते, काव्य किसके लिए बोलो? यश के लिए। दूसरा अर्थ करते, किस लिए? पैसे के लिए। व्यवहार विदे मतलब व्यवहारिक ज्ञान के लिए। शिवेतर छतये यानी कि अमंगल नाश के लिए। शिव इतर यानी कि शिव से जो अलग है उसका क्षति हो जाए। शिव का मतलब होता है कल्याण, और इतर कल्याण से इतर आपका क्या हो सकता है? विनाश। समझ पा रहे हो? तो विनाश की क्षति के लिए, कि विनाश आपको ना रहे, तो शिवितर क्षति कि आपके यहाँ के आगे जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाए। शिवितर क्षति सद्यः पर निमित्तये, तुरंत मजा आ जाए। सद्यः मतलब तुरंत, शीघ्र, पर निमित्तये इंजॉयमेंट के। कांता सम्मित तयोपदेश, और उपदेश यानी ज्ञान प्राप्ति के लिए। उपदेश युजी यानी उपदेश देने के लिए। तो काव्य यश से पहला हो गया, अर्थ किते दूसरा, व्यवहार विदे तीसरा, शिवेता छतये चौथा, सद्यः पर निमित्तये पांचवा, कांता सम्मित तयोपदेश युजे छठवा। ये 6 काव्य के प्रयोजन है अकॉर्डिंग टू मम्मट, और यही आपसे पूछा जाए, और इन्हीं को हम लोगों को पढ़ना है। समझ में आ रहा है? अब यहां ध्यान दो। काव्य यश जनक अर्थ का उत्पादक व्यवहार बोधक होता है। हालांकि मुझे लगता है इसको ठीक है यहीं पढ़ा जाए, ठीक है पढ़ लेते हैं। अभी और पढ़ा जाए इसको कि ना पढ़ा जाए? पढ़ने का मन है? बताइए, कंप्लीट कर लिया जाए? कितना बाकी है सर? अभी कम से कम आधे घंटे का लेक्चर तो लगेगा। नहीं तो कोई बात नहीं, कल इसको इसी के आगे स्टार्ट कर लेते हैं, आज इतना ही रहते हैं। और
कल इससे आगे स्टार्ट कर लेंगे हम लोग और बस प्रयोजन को आगे पढ़ेंगे। मम्मट कई प्रयोजन पढ़ रहे हैं, फिर मम्मट की और आगे बात करेंगे। आप लोग कहोगे इतना सारा डिटेल्स करके क्यों पढ़ा रहे हो? इसलिए पढ़ा रहा हूँ, देखो आप एक व्यक्ति का लिखोगे ना तो इसमें जितने लोग लिखेंगे ना वो एक का ही लिखेंगे और फिर एक का भी नहीं लिखेंगे कुछ लोग। तो इससे अच्छा है कि आप 4-5 लोगों का पढ़ के जाओ और आप 4-5 को लिखो तो डाइवर्सिटी हो कंटेंट में। और आप प्रथम शताब्दी से लेकर के बता रहे हो, भरत मुनि से लेकर के कब तक का, जगन्नाथ तक का, 17वीं सदी तक, मुगल तक का। समझ पा रहे हो ना? कनिष्क आदि से लेकर के आप मुगल तक का बता रहे हो सबका कि ये आया, तो इससे आपको अच्छा नंबर मिलेगा। थोड़ी थोड़ी क्या करना, 3-4 की याद रखना, जैसे मम्मट का याद रखना ही है, विश्वनाथ का याद रखना ही है, इसके बाद आपको किसका याद रखना है, वामन का याद रखना ही रखना है, और भरत मुनि का याद रखना ही रखना है। इतनों का रखोगे तो भी चलेगा। समझ पा रहे हो मेरी बात? यस सर। और इन सब के श्लोक एक पेज में लिख करके रटना स्टार्ट कर दो। कल हम सबसे पूछेंगे ये याद जितने में बताए। अब इसको मैंने नोट्स दिया उसमें क्या है, उसमें भी यही है, इससे एक्स्ट्रा थोड़ी ना कुछ है। देखो उसमें पर मैंने थोड़ा सा ज्यादा व्यवस्थित कर रखा था। काव्यम यशसे कृते अर्थकृते, ये सब 5-6 प्रयोजन बतलाए हैं, और फिर काव्य यशसे का बताया, यशसे के उदाहरण दिया, अर्थकृते का पढ़ाया, अर्थकृते का उदाहरण दिया। तो मतलब ये आपको कल पढ़ाऊंगा मैं। आप आज जो पढ़ाया वो कहाँ से है, वो यहाँ से है। भरत मुनि का ये है, देखो भामा का ये वाला है, आचार्य वामन का ये वाला है, विश्वनाथ का ये वाला है, और भोज का ये वाला है, और जगन्नाथ का ये वाला है। अब देखो, आप देख रहे हो ना, आप पेपर में भी ऐसे ही लिख सकते हो एक पेज, है ना? तो सर इसी में से पढ़ लें या फिर बुक वाला ही पढ़ना जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है, बुक का ही कंटेंट है ये। और देखो आपको बताऊं, चाहे सर अपने पढ़ाने चाहे ठीक। बुक पढ़ाने, कंटेंट हाँ की बस परिभाषा एक ही है। मतलब इसी में से काफी है ना जो कल के लिए आप बोल रहे हैं? हाँ हाँ, वो ये मतलब देखो आपको पेपर के लिए 3 पेज चाहिए, फर्स्ट पेज, सेकंड पेज और थर्ड पेज, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। हो गया काव्य प्रयोजन, ठीक है? ये फिर इससे क्यों पढ़ा रहे हो सर? इससे इसलिए पढ़ा रहा था क्योंकि मैंने जो लिखा हो सकता है उसमें समझ में ना आए आपको संस्कृत, इसलिए ये संस्कृत की यहाँ से आप लिख लोगे तो शुद्धता रहेगी। समझ पा रहे हो? तो एक ही पीडीएफ में दोनों ऐड है, और एक काव्य के प्रयोजन का नोट्स है आपका, और ये इस तरीके से 3 पेज ही रखना है। हालांकि ऐसा आंसर में ऐसा नहीं लिखना है, ये आंसर नहीं है क्योंकि इसमें तो इंट्रो भी नहीं लिखा मैंने। समझ पा रहे हो ना? लेकिन है यही 3 पेज का कंटेंट आपके पास, और वही बात जो इम्पोर्टेंट है वही इसमें मैंने लिखवाया है। धर्म अर्थ का मोक्षेषु वैचक्षण्यम कलासु च करोति कीर्ति कीर्तिम च साधु का विनिबंधनम धर्म्यम सस्यम आयुष्यम हितम वृद्धि विवर्धनम लोकोपदेश जन्म नाट्यम युतन भविष्यति। और इन्होंने दृष्टवा दृष्ट को कहा काव्यम सद अदृष्टार्थम दृष्टार्थम प्रीति कीर्ति हेतुत्वाद चतुर्वर्ग प्राप्ति सुखाद्यल्प नपादपि, विश्वनाथ का घट बताया, और भोज का। तो आप इन 4 का भी याद रखोगे तो भी काम पर्याप्त है ना? इन 4 का याद रखोगे ना तो भी पर्याप्त है। इन दोनों का छोड़ भी दोगे ना, भोज को जगन्नाथ का, तो भी काम चल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 4 का अनिवार्य है पर आपके लिए। एक तो मम्मट के काव्य प्रयोजन बताओगे और इन 4 लोगों के काव्य प्रयोजन बताओगे, और क्रम से बताना, भरत मुनि का, भामा का, फिर वामन का और विश्वनाथ का। ठीक है? और पहले इन्हीं का बता देना, सर बाद में एंसर मम्मट में का भी बता। मोमेंट का सबसे लास्ट में लिखेंगे क्या? नहीं, हाँ मम्मट का सबसे लास्ट में लिखना आप। क्यों लिखना? क्योंकि मम्मट का ही आपको डिटेल्स में बताना है। या फिर आप ऐसा करना कि मम्मट का ही पहले लिख लेना, या फिर मम्मट का मतलब लिखना आप सबसे पहले भरत मुनि का लिखोगे, ठीक है? फिर आप भामा का लिखोगे, यस। और इनके शॉर्ट में लिखना, पर ध्यान रखना ज्यादा डिटेल्स नहीं जाना है। इसके बाद आप सीधा लिखोगे वामन का, और फिर सीधे वामन के बाद डायरेक्ट आ जाना मम्मट पर, फिर आना विश्वनाथ पर, और बस इसके बाद आप समाप्त कर देना। विश्वनाथ की आगे मत जाना। इन 5 का ही आप बताना केवल पेपर में, और इतना ही ध्यान रखो, है ना स्मृति जी?
युक्ति जी, ज्यादा चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो आप सोचो कि ज्यादा के चक्कर में जो आपसे आ रहा है इतना ही कोई नहीं लिख पाएगा। मुझे पता है ना, आज तक कोई नहीं लिखा है इतना, मैंने कई कॉपी चेक की है। तो भरत मुनि भामह सती भी डाल देना ज्यादा आपको इम्प्रेस करना हो तो। प्रथम सती ताती, छठवीं, आठवीं, 11वीं और 14वीं। समझ में आ रहा है? और क्रम से बता देना। बस मम्मट के को विस्तार दे देना, मम्मट को कम से कम 1 पेज दे देना आप लोग, है ना, ये ध्यान रखना। इनके 6 का थोड़ा थोड़ा डिटेल्स बतानी पड़ेगी आपको। इस बुक में भी देखो आपको 6 का डिटेल्स बताया गया है एक एक शब्द का। उदाहरण भी दिया गया है, आपको उदाहरण देना पड़ेगा। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है चूंकि इन्हीं के प्रसिद्ध है ना। और इसको 2 वर्गों में बांटना पड़ेगा मम्मट के काव्य प्रयोजन को आप, वो हम आपको कल पढ़ाएंगे इसको। क्यों, कैसे 2 वर्गों में बांटेंगे, एक कवि के लिए, एक पढ़ने वाले के लिए। 2 प्रयोजन है, कवि के लिए 3 है और पढ़ने वाले के लिए 3 है। इनमें एक यदि डिसाइड करना हो जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है, आप लोग बताइएगा। कि 6 में से केवल एक चुनना हो तो क्या चुनोगे? यस स्थपति। सत्या पर निमित्त ही, तुरंत मजा मिल जाए बस इसलिए। रील्स क्यों देखते हो, मूवी क्यों देखते हो? एंजॉय के लिए। बाकी ये सब बाद में बात है। एक मतलब सबसे इंपॉर्टेंट यही वाला होता है, ऐसा यूजीसी वगैरह में पूछा जाता है, आपके लिए क्या ही पूछेगा। तो आपको ध्यान रखना 6 होते हैं, बस इस तरीके से वर्गीकृत करके लिखोगे तो और अच्छा लगेगा। चलिए, तो इतना आप करना, बाकी हम इसकी चर्चा आध घंटे कल करके फिर काव्य के प्रयोजन के बाद काव्य के हेतु वगैरह पर चर्चा करेंगे, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ साहित्य, इसमें भी समझ में आ रहा? जी सर। हाँ, अनिष्ठा जी समझ में आ रहा? युक्ति जी? यस हाँ सर। यस सर एक बार क्वेश्चन बताना कल के लिए, मतलब जो उसमें लिख देना। हाँ, आप ये क्वेश्चन ये वाला लिख करके लाना, आप 150-200 शब्दों का आप लिख करके लाना एक क्वेश्चन लिख पाओ तो। वरना अभी मत लिखना, कल और मत लिखो, परसों लिखना है इसका, और पढ़ लेना पहले कंप्लीट कर लो, तभी अच्छा लिख पाओगे आप। क्योंकि एक बार अच्छा लिख लोगे ना तो दोबारा बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी आप क्या करना कि जितनी भी कोटेशन है 1 पेज में वो सब लिख लेना आप इस काव्य प्रयोजन की, है ना। समझ पा रहे हो ना? हाँ सर। मम्मट का ये वाला, यानी जिन 5 लोगों के मैंने नाम लिखाए थे ना, उन 5 का कोटेशन 1 पेज में लिख करके रट लेना, शॉर्ट नोट्स बना लेना बस, केवल अभी शॉर्ट नोट्स इनका 5 का बना लेना और कुछ नहीं करना। 1 पेज में केवल एक ही तरफ काव्य प्रयोजन हो गया। यदि ऐसा काम करोगे तो ना 7 पेज में आपका 7 नोट्स कंप्लीट हो जाएगा और आप पेपर में लिख के बहुत अच्छे अंक आएंगे, चिंता मत। ठीक है, तो आज इतना ही, फिर कल मिलते हैं। और एक क्वेश्चंस जरूर लिख लेना, है ना, जिस तरीके से मैंने लिखी, क्योंकि आगे संप्रदाय वाले क्वेश्चंस लिखाएंगे। मैं संप्रदाय इसलिए थोड़ा थोड़ा बताते जा रहा हूँ कि आगे संप्रदाय पढ़ोगे तो मजा आया आपको। रस के बारे में किसने चर्चा किया था, अलंकार के बारे में किसने किया था, रीति के बारे में किसने किया था, थोड़ा थोड़ा आप इन लोगों के बारे में जानते लगो। जितनों के नाम यहाँ पर पढ़ाए हैं यही सब काव्य शास्त्री हैं। कभी आपसे कोई पूछ ले कि 5 काव्य शास्त्रियों के नाम बताओ तो क्या बनाओगे? सबसे पहले भरत, दूसरे भामा, फिर वाम। फिर दंडी, आनंद। फिर और भी बता सकते हो, दंडी बता सकते हो। और क्या बताओगे इन्हीं में से? और बताओ जो बताए थे मैंने। मम्मट, मम्मट आनंद से पहले वर्धन। क्या था? हाँ सॉरी, आनंद वर्धन, मम्मट, विश्वनाथ, जगन्नाथ। बस हो गया इतना 5-7। अब थोड़ा सा नॉलेज भी बढ़ाओ अपना कि काव्य शास्त्र का, काव्य शास्त्र के अंतर्गत क्या पढ़ते हो। तो काव्य शास्त्र के अंतर्गत हम षड संप्रदाय पढ़ते हैं, काव्य प्रकाश पढ़ते हैं, साहित्य दर्पण पढ़ते हैं। सीधे ग्रंथ के नाम बताया करो। साहित्य दर्पण में क्या है? 10 परिच्छेद, काव्य प्रकाश में 10 उल्लास। ऐसा आप लोग थोड़ा सा रखोगे ना तो आपके पास एक नॉलेज रहेगा। समझ पा रहे हो ना? कॉन्फिडेंस आएगा, लगेगा कि तो ठीक है, कुछ ना कुछ आता है अपने को। और कॉन्फिडेंस एक बार आ गया ना दिमाग में फिर कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे अभी मैं जाता हूँ, मैंने पूछ रहा था किससे पीएचडी करोगे, मैंने कि ज्योतिष और व्याकरण को छोड़ करके किसी भी सब्जेक्ट से कर लो। फिर मैंने कहा दर्शन से करूंगा। बोला लेकिन साहित्य और दर्शन मिक्स कर लो। तो बात चली कि किससे करेंगे, तो बोला नाट्य शास्त्र के दार्शनिक पक्ष पर पीएचडी कर लो। अब देखता हूँ, डिसाइड अभी नहीं किया है, तो कर लूंगा नाट्य शास्त्र के दार्शनिक पक्ष। तो साहित्य और दर्शन दोनों हो जाएगा।
देखते हैं, पर मेरा मन है बौद्ध दर्शन पर या चारवाक पर करने का। तो आज इतना ही, ठीक है युक्ति जी। हाँ सर। शुभ रात्रि सभी को। स्मृति जी शुभ रात्रि। शुभ रात्रि सर।